में 4 स्लाइड है, 4 लाइनें मंगलाचरण की हैं, उनका आप वाचन करेंगे। तीस सेकंड में ये पीपीटी स्टार्ट होगी। जी भैया जी, इन 4 पंक्तियों का आप वाचन कीजिएगा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले महावीर भगवान की भगवान जय, की पंच जय। परमेष्टि भगवान जय। इसी मंगलमय मंगलाचरण के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आगे के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करें। सम्मानीय। धन्यवाद नीरज जी। आप सभी को जय जिनेन्द्र। हमारा आज का जो विषय है शिक्षक मूल्यांकन, राइट। मैं पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों में से कितने लोगों ने टीचर्स के लिए कोई टेस्ट या कोई ऐसा अरेंज किया है, मूल्यांकन के लिए कोई काम किया हो? जी अरुण जी। 19-20 में जेएसएस के साथ मिलके एक बात तय हुई थी कि हम टीचर्स का मूल्यांकन करेंगे और एप्रिसिएट करेंगे। तो उस दरमियान 12-13 विधाएं थी जिनमें उनको मूल्यांकित करते थे, और एनुअल फंक्शन के दिन लगभग 7 महीने के उनके कार्यकाल के बाद उनका मूल्यांकन किया गया था, और उसके आधार पर उनको ग्रेडिंग करते हुए उनको सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इससे कहीं ना कहीं उनके कार्य में लय आती है, और कहना चाहिए कि उसके कारण वो थोड़ा फास्ट मूवमेंट हो जाता है और वो अपने लिए काम का स्टार्ट कर देते हैं। कुछ पॉजिटिविटी भी इससे जनरेट होती है। जी बहुत बढ़िया। और किसी ने किया है? जी मैम, जैसा कि अरुण जी ने बताया है, जैन जी। शिक्षा समृद्धि के निर्देशन में जो बताया गया था कि हमें जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनका मूल्यांकन करके उनको एक पारितोषिक के रूप में उनका मन बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते थे। जो अरुण जी ने बताया, जो कुछ विधायक हैं जो उनको कोऑर्डिनेटर बनाते थे, उन्होंने कैसे कार्य किए हैं उसका मूल्यांकन हम ही लोग करते थे। इस तरह से उनका मूल्यांकन किया गया है। मतलब आपने कोई पर्टिकुलर टेस्ट लिया था, रिटर्न टेस्ट ऐसा नहीं नहीं कुछ, मैम, जनरल उनका ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन, जनरली ऑब्जर्वेशन, जो कुछ जी। उनके लिए कार्य सौंपे गए हैं वो किस प्रकार से करते हैं, जी मन से करते हैं कि फॉर्मेलिटी करते हैं, वो सब देख के ही उसका किया गया। जी। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, मैं वही पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ। मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ कि हम किस तरह से करेंगे, टीचर का परफॉर्मेंस क्या क्या होता है, और हम किस किस परफॉर्मेंस को किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं, कैसे उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे प्लीज। इसके बाद ये कुछ शिक्षक मूल्यांकन के मानदंड है। सबसे पहला जो मैं बात करना चाहती हूँ, प्रभावी योजना। मतलब हमको ये देखना है कि जो टीचर है वो अपनी प्लानिंग, क्योंकि बेसिकली टीचर को एक प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। हमारे पास 1 साल का समय होता है, एक्चुअली 10 महीने का। उस 10 महीने में हमको सभी कुछ कंप्लीट करना है, ऑलराउंड डेवलपमेंट वगैरह उनका कंप्लीट करना है। तो हम उसको विवेक जी, यदि आप पॉइंट्स कॉपी कर रहे हैं तो मैं ये सेम पीडीएफ पूरा आपको साथ शेयर करूंगी। सो डोंट वेस्ट। जी ठीक है, देन इट इज ओके। तो ये मतलब सबसे पहला जो होता है उनकी योजना, हाउ दे प्लान, किस तरह से अपनी योजना बनाते हैं। तो
योजना, जैसे एक क्लास के लिए हम सिलेबस तो हम लोग जनरली फिक्स कर लेते हैं, हमारा सिलेबस बुक है उसको एक साल में कंप्लीट करना है, लेकिन उसके बाद भी टीचर को अपनी एक क्लास में, जैसे मेरे यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट के 3 या 4 सेक्शन है, तो हर सेक्शन के बच्चे एक जैसे नहीं होते, सबका परफॉर्मेंस एक जैसा नहीं होता है, तो पर्टिकुलर उस क्लास में टीचर को उन बच्चों के हिसाब से, बच्चे किस तरह के से करते हैं, तो उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कैसे टीचर चेंज करती है, वो कितना उसको प्रभावी बना सकती है, उसको हम वैल्यूएट करते हैं। मतलब हमेशा मैं हर एक क्लास का रिजल्ट या उनके, क्योंकि पेपर सेम होता है तीनों चारों क्लास में, एक क्लास में 10 बच्चे फेल होते हैं, एक क्लास में 2 ही बच्चे फेल होते हैं, तो जहां 10 बच्चे फेल हुए वहां क्यों फेल हुए, यदि दोनों क्लास में अलग अलग टीचर पढ़ा रही है तो फर्क पड़ा, या एक ही टीचर पढ़ा रही है लेकिन बच्चों का जो मतलब लेवल है उसमें फर्क है, तो एक ही टीचर यदि एक क्लास में बच्चों को पढ़ा सकती है तो दूसरे में क्यों प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह के, क्योंकि मेरे यहाँ पे 3-4 सेक्शन एक ही उस सब्जेक्ट के हैं तो आई कैन, अदरवाइज आप मतलब 2 टीचर जब एक ही क्लास में पढ़ाते हैं, एक पर्टिकुलर विषय में बच्चे अच्छा करते हैं, एक पर्टिकुलर विषय में बच्चे कमजोर या कम रिजल्ट देते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं टीचर की प्लानिंग और टीचर की टीचिंग का फर्क पड़ता है। तो टीचर उस पर्टिकुलर क्लास के लिए जहाँ पे पता है कि यहाँ 10 बच्चे या 12 बच्चे फेल हुए, तो अगली बार टीचर ने अपने कौन से एफर्ट डाले उनको ऊपर लाने के लिए, अपनी तरफ से उन्होंने क्या नया किया। जैसे हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में ये होता है कि पर्टिकुलर एक जगह पता चलता है कि बच्चे इस चीज में कमजोर है, तो उस पर काम किया जाता है और फिर से उसका टेस्ट लिया जाता है। तो टीचर कितना उस चीज को समझ सकते हैं, जो जहाँ पे प्रैक्टिकली जरूरत है, जिनकी प्रॉब्लम है उसको कितना समझ सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, लास्ट ईयर जो बच्चे हमारे पास स्कूल में आए, उसके 2 साल पहले स्कूल में नहीं गए थे। फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो ऑलमोस्ट बच्चे ऐसे आए जो शायद पहली बार स्कूल देखा होगा, यदि नर्सरी उन्होंने स्कूल नहीं ज्वाइन किया, जूनियर सीनियर निकल गया कोविड में। आई होप आप सबके पास भी ऐसे बच्चे जरूर आए होंगे, राइट। तो उस वक्त जो टीचर ने प्लानिंग की थी बच्चों के लिए, वो और अभी यदि इस साल में टीचर प्लानिंग कर रहे हैं तो उस दोनों की प्लानिंग में बहुत फर्क होगा, क्योंकि पिछले साल हमने बच्चों को फिजिकली सामने बैठा के पढ़ाया है, तो दोनों के डिफरेंस है, तो टीचर उस डिफरेंस को कितना समझ पाते हैं और जहां लास्ट ईयर उनको छोड़ा है उससे आगे उठाना। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, मैं टीचर को कैसे इवेल्युएट करती हूँ। लास्ट ईयर की बात है, जब कोविड के बाद बच्चे आए, 3rd स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही थी टीचर, और 1st सेकंड में क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आए, तो उन्होंने ग्रामर के बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं थे, नाउन प्रोनाउन वर्ब कुछ समझ नहीं आता था उनको। टीचर ने क्लास में समझाया लेकिन उनको कुछ ज्यादा पता नहीं चला, एक बार 2 बार टीचर ने समझा दिया, अभी टीचर के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है क्लास के अंदर कि उसी चीज को रिपीट करे। जब उन्होंने वीकली टेस्ट लिया और उनको रिजल्ट पता चला कि बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं इसको, तो मेरे पास आए कि अब मैं क्या करूं। देन मैंने उनको आइडिया दिया कि जब उसके पहले कोरोना था तब हम लोगों ने उसी सारे टॉपिक के वीडियोस बनाए थे। मैंने उनसे कहा कि आप एक बार उन वीडियोस को ग्रुप में फिर से शेयर करिए पेरेंट्स के, और पर्सनली जिन बच्चों को प्रॉब्लम है उनके पेरेंट्स को कॉल करके बताइए कि ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है, और उनको बोलिए कि वो घर से देखे। टीचर ने भी इनिशिएटिव लिया, उसने सारे वीडियोस ढूंढे, पर्सनली पेरेंट्स को भेजे, पर्सनली फोन किए, ग्रुप में डाले वीडियोस, उनको बताया बच्चों को, और एवरीडे बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया। देन नेक्स्ट 15 दिन बाद फिर से टीचर ने टेस्ट लिया और उनका रिजल्ट बहुत अप हो गया क्लास के, मतलब बच्चों के कंसेप्ट क्लियर, तो टीचर खुश होकर खुद मेरे पास आके बताती। तो इस तरह से टीचर अपने एफर्ट किस तरह से डालती है प्लानिंग, क्योंकि उनको समझ में आया कि बच्चों को किस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, वो मेरे पास आए, तब उसका कुछ हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला। तो एक ये हम देखते हैं कि टीचर किस तरह से अपने एफर्ट्स। सेम वैसे ही कोविड के बाद जो एक प्रॉब्लम शायद आप लोग फेस कर रहे होंगे, स्पेशली 3rd 4th 5th में अब आ रही है, जो 1st 2nd में जिन्होंने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है, उनके हैंडराइटिंग अभी बहुत गंदे है। 3rd 4th में स्पेशली यदि आप लोगों का टच है क्लास में, क्लासरूम से, टीचर से, आई होप आपको पता होगा, आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जी अभिनंदन जी। मैडम आजकल जो है बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, विशेष तौर से उन बच्चों के साथ जो कोरोना पीरियड से गुजर चुके हैं, उनके साथ बहुत हार्ड वर्क होता है, करना पड़ता है।
इसके बावजूद भी वो उनको प्रॉब्लम रहती है हर चीज में, इवन हैंड राइटिंग और अन्य कंसेप्ट समझाने में भी बड़ी जी। दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनके साथ। जी जी अभी मेरे यहाँ भी ये हुआ, क्योंकि हम लोग गुजराती सब्जेक्ट थर्ड लैंग्वेज जो होती है वो मतलब उसका कम ध्यान देता है। वो सीनियर के बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू करते हैं, बच्चे एबीसीडी पहले से लिखते आ रहे हैं नर्सरी से। तो जो हमारी थर्ड लैंग्वेज में गुजराती में तो बच्चे बहुत वीक थे, तो उसके टीचर मेरे पास आए एंड ही टोल्ड कि क्योंकि इन बच्चों ने गुजराती पहले कभी लिखा नहीं था, जब लिखने का चांस आया तब घर पर थे और घर पे बच्चे इतना सीखे नहीं, क्योंकि गुजराती भाषा ऐसे जैसे हिंदी में हम मरोड़ दे के लिखते हैं, इंग्लिश तो सीधा सीधा लाइन होती, पर गुजराती में बहुत सारे मरोड़ होते, तो वो जो कर्व्स हैं बच्चों को नहीं आते हैं, तो उनको प्रॉब्लम आ रही थी। तो मेरे पास प्रॉब्लम लेके आए कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे टेस्ट में, उन्होंने टेस्ट लिया, उसका रिजल्ट नहीं आया, देन वी फाइंड आउट। बच्चों से ओरल पूछा तो बच्चों को ओरल आ गया, लेकिन लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब टीचर डेप्थ में जाके ढूंढते हैं कि क्या है, अभी इसके लिए क्या प्लान करना। तो अपने साथ प्लानिंग लेके आए कि मेरे पास कुछ ये लेटर्स कैसे लिखना उसके कुछ है, और कैसे वर्ड्स लिखना, अभी आप मुझे बताइए मैं बच्चों को कैसे करवाऊं। देन आई टोल्ड हिम कि अभी इसको करवाना है। वो अपनी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों लेके आ गए थे कि मुझे क्या सिखाना है, उनको पता था कहाँ प्रॉब्लम है, पता था क्या सिखाना है। अभी कैसे, तो फिर उसके लिए मैंने वर्कशीट बनवाई, अभी वर्कशीट का काम चालू है, वो बन जाएगी। मैं उसको देन जेरोक्स करवा के जितने सारे बच्चों को प्रॉब्लम उन सबको पर्सनली दिलवाऊंगी। एज अ टीचर अपनी प्रॉब्लम को कितना समझता है क्लास में, उसको कम अप करने के लिए कितने अपनी तरफ से एफर्ट लगाता है। जो थोड़ा सा भी सिर्फ अपनी प्रॉब्लम लेके आए और एक सोल्यूशन, तो हम उसके लिए पूरी मेहनत कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं टीचर की क्लास के प्रॉब्लम को किस तरह से ढूंढते हैं और उसके लिए सॉल्यूशन के लिए क्या प्लानिंग करते हैं। ठीक है। और ऐसे ही जैसे रिजल्ट जिनका कमजोर आता है, मैंने बताया, तो टीचर अपने प्रॉब्लम लेके आते हैं कि पर्टिकुलर बच्चे, क्योंकि पेरेंट्स उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं, ध्यान देना भी चाहें तो दे आर नॉट लिटरेट, वो पढ़ा नहीं सकते हैं। तो उनके लिए फिर जब टीचर अपनी तरफ से लेके आते हैं तो दे गिव मी सजेशन। अभी जो टीचर के सजेशन मेरे पास आते हैं मैं आपको बताती हूँ। एक, या तो टीचर उनके पी के पीरियड और ड्राइंग के पीरियड जो बच्चे घर पे कर सकते हैं बाकी चीजें, वो पीरियड लेके तो मेरे पास परमिशन के लिए आते हैं कि हमको इन बच्चों को ये काम करवाना है, आप इस पीरियड के लिए हमारे साथ दे दीजिए बच्चों को। टीचर फ्री है किसी और क्लास में तो अपने साथ ले जाके काम करवाते हैं। या उनकी स्पेशल क्लास के अरेंजमेंट के लिए टीचर प्लानिंग करते हैं कि इतने बच्चों का एक स्पेशल क्लास की जरूरत है। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स से मिलके बात करने की जरूरत है, तो ये टीचर के एफर्ट होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली क्लास में क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है वो हम नहीं जान सकते। हम सीधे फाइनल जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, उसके बाद यदि टीचर हमको बताएंगे तो ये यूजलेस है। एक टीचर को मापने का ये है कि ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कोई भी रिजल्ट आने से पहले जितनी प्रॉब्लम है उनके सोल्यूशन के लिए टीचर कब कोशिश करते हैं, तो ये उनको एक मापने का तरीका ही, तो ये उनकी प्लानिंग के अंदर है। अब इसके बाद हम लोग जैसे सिलेबस प्लानिंग तो कर लिया टीचर ने, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्लास में कुछ एक्स्ट्रा जरूरत है, या कोई क्लास बहुत स्मार्ट है और बहुत जल्दी फिनिश कर लेता है, तो टीचर अपने प्लानिंग को कैसे मॉडिफाई करते हैं। यदि एक क्लास है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया तो टीचर उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी प्लान करते हैं, या कोई क्लास जैसे हमने कहा कि जिसमें नहीं आता है तो बच्चों के लिए स्पेशल क्लास। तो ये दोनों अपने जो प्लानिंग है उसके अंदर थोड़ा सा लचीलापन लाना, कि उस टाइम में यदि कंप्लीट हुआ है तो कुछ एक्स्ट्रा देना, बच्चों के लिए अपनी तरफ से कुछ तैयार करना। तो ये टीचर कब और कैसे करता है, क्योंकि हर क्लास हर बच्चा अलग अलग होता है, सब में अलग होता है, वहां पे टीचर अपना कितना इफेक्टिव ये दे सकता है। मैं आप लोगों से डिस्कस जो कर रही हूँ, मैं अभी सारे तरीके पहले डिस्कस कर रही हूँ, मेरा आज का प्लानिंग बताती हूँ, और फिर उनको इवेल्युएट करने के तरीके हम एंड में डिस्कस करेंगे। पहले मैं पॉइंट की हम किस किस पॉइंट पे इवेल्युएट करते हैं, मैं पहले सारे पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। और एक है कि जैसी क्लास की नीड है उसके अकॉर्डिंग टीचर अपनी प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं कि नहीं। जैसे मैं प्रैक्टिकली क्लास लेती हूँ तो मैं जाती हूँ, मुझे आज मैं क्लास में गई, मेरा टॉपिक है, मैंने शुरू किया, वहां कुछ उससे बेसिक प्रॉब्लम कुछ बच्चों को था, उससे रिलेटेड बच्चों ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए कि मुझे लगता है कि उससे पहले जो प्री नॉलेज बच्चों को होना चाहिए वो नहीं है,
तो मैं अपना लेसन इमीडिएटली चेंज करूंगी, मेरा प्लानिंग इमीडिएटली चेंज करके पहले उनका जो प्री नॉलेज यदि कम है उसको कंप्लीट करके फिर मैं आगे बढ़ूंगी। तो ऐसे टीचर कितना अपना जो इंस्ट्रक्शंस है उसको कितना चेंज कर सकते, कितना मॉडिफाई कर सकते हैं। एक ये भी टीचर का पैरामीटर होता है देखने के लिए, ये टीचर की स्मार्टनेस होती है। अदरवाइज क्या होगा, टीचर यदि जितना डिसाइड किया है उतना जाके यदि बोल के आ गए, लेकिन बच्चों का जो प्री नॉलेज था वो क्लियर हुआ ही नहीं है, तो उनका जो इतना लेसन दिया वो सारा बेकार जाएगा। तो ये टीचर की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, और वो अपने लेसन को इस हिसाब से चेंज करते हैं कि नहीं, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है उसके लिए। रेस्ट तो जो पॉइंट्स लिखे हैं आई थिंक आप उसको आसानी से समझ लेंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। समय की पाबंदी, ये आपका और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी टीचर के टाइमिंग को इवेल्युएट करना है तो सिर्फ स्कूल पहुंचने का टाइम नहीं, स्कूल तो टीचर हो सकता है शायद एवरीडे टाइम पे पहुंच जाए, क्योंकि यदि बायोमेट्रिक लगा हुआ है तो उनको पता है कि इसमें 1 मिनट 2 मिनट भी लेट होगा तो नोट होता है, तो वहां तो टीचर शायद टाइम पे आ भी जाए। बट एक ये प्रॉब्लम होता है कि आने के बाद क्लास में टाइम पे पहुंचना, कोई मीटिंग है उसमें टाइम पे पहुंचना, या कोई स्कूल के प्रोग्राम हमने अरेंज किए हैं उसके लिए टाइम पे पहुंचना, पर्टिकुलर जिस जगह पे वो फंक्शन होना है टीचर किसी दूसरे कमरे में स्टाफ रूम में बैठे हैं वहां नहीं पहुंचे, तो ये सारी जगह पे टीचर कितना समय का पाबंद रहता है। सिर्फ स्कूल में पहुंचना नहीं, हर जगह पे जहाँ पे उनकी जरूरत है, कोई सपोज एक्टिविटी है उसके लिए किसी को इंचार्ज बनाया है या एमसी बनाया है, वो एक्टिविटी उन्हीं को कंडक्ट करना है और उस वक्त वो टीचर सबसे आखिरी में पहुंचे, तो ये बहुत रॉन्ग इम्पैक्ट देता है। तो यहाँ हम टीचर को इवेल्युएट कर सकते हैं कि जहां जहां उनकी जरूरत है, जहां पे उनको होना चाहिए वहां पे वो हर बार अवेलेबल है या नहीं, सिर्फ ये नहीं कि स्कूल में आने के टाइम पे। जैसे हमारे यहाँ स्कूल में यदि लेट आते हैं, सपोज सुबह मॉर्निंग बैच का 7:15 टाइम है, 7:20 से यदि लेट होता है 1 मिनट भी तो 3 लेट पे 1 CL कट हो जाता है, लिटरली डिडक्ट, और यदि CL खत्म है तो LWP कटेगा उनका। तो इससे ये होता है कि सब लोग समय के पाबंद रहते हैं, और ये समय की पाबंदी मतलब यदि हम टीचर को बताते हैं तो हम एक ये चीज भी समझाते हैं टीचर को, यदि आप स्कूल में टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, बच्चे आपसे पहले पहुंच गए, आप लेट पहुंचे, तो आपकी एब्सेंस में जो कुछ भी हुआ आप उससे अनअवेयर रहेंगे, आपको समझ में पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, और वो जो चीजें होती है वो खतरनाक होती है, उसका रिजल्ट टीचर के लिए बहुत खतरनाक होता है। जब टीचर ना हो और क्लास में बच्चे हों तो हम टीचर को इसे समझा सकते हैं, जब टीचर टाइम पे पहुंचते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है क्लास में बच्चों से पहले पहुंचने का, और अपनी प्लानिंग को कैसे एक्टिवेट करना है उसके लिए सोचने के लिए, या उनको कोई भी तैयारी करनी है TLM वगैरह की तो उसके लिए टाइम जरूर मिल जाता है। उसके बाद टाइम की दूसरी जरूरत हमको कब होती है, जब हम लोग सिलेबस कवरिंग की बात करते हैं। मैंने जैसे बताया हमारे पास 10 महीने का टाइम होता है, यदि हमारी फर्स्ट एग्जाम सपोज सितंबर में आने वाली है तो अगस्त एंड तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, वो चाहे क्लास कैसी भी हो एक, और बच्चों को इनफ टाइम रिवीजन के लिए मिलना चाहिए। तो जो भी टीचर है वो इस काम को प्रॉपरली, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ करने के लिए पूरा करना, लेकिन उसको पूरी मतलब रिजल्ट ओरिएंटेशन के साथ टाइम पे कंप्लीट करते हैं कि नहीं। दूसरा एक होता है उन लोगों के सबमिशन होते हैं, सपोज क्वेश्चन पेपर बना के सबमिशन के लिए हम टीचर्स को डेट देते हैं, आंसर शीट चेक करके सबमिशन, वीकली टेस्ट हुआ या मंथली टेस्ट हुआ तो वो चेक करके टीचर को जो सबमिशन करना होता है, टीचर को अपनी लॉग बुक लिख के सबमिशन करना होता है, अपने रजिस्टर्स कंप्लीट करना है एवरी मंथ, जब मंथ खत्म होता है तो पूरी अटेंडेंस उसका एवरेज निकालना और वो सारे काम करना। तो ये जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं उसमें टीचर कितना पंक्चुअल है, वहां आप उनकी पंक्चुअलिटी चेक कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग बहुत सारी बहुत चीजें अच्छी कर लेते हैं, बहुत स्मार्ट है, लेकिन सिर्फ वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। बाकी सारी चीजें कर लेते हैं लेकिन टाइम पे ना पहुंचने की वजह से उनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स उनके काम में दिखाई देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें, जैसे मेरे वहाँ है टीचर
एक टीचर मतलब बाकी टीचर तो हमारे बोलने के बाद प्लानिंग के बाद, और कुछ टीचर हैं जो सबसे पहले करके बैठते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमको हमारी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती है। जैसे किसी दिन छुट्टी वगैरह कुछ अचानक देना पड़ा, लेकिन अभी उसको रजिस्टर में नहीं बताना होता है और उस टीचर ने पूरी जगह एब्सेंट मार्क कर दिया, रेड लाइन करके हॉलीडे लिख दिया। मतलब कुछ जरूरत से ज्यादा आगे चलते हैं, कुछ जरूरत से ज्यादा पीछे चलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को आपके साथ हर चीज टाइम पे जब चाहिए उस वक्त करके देते हैं कि नहीं, तो यहाँ हम उसको मार्क कर सकते हैं। आई होप आप लोग भी यही प्रॉब्लम फेस करते होंगे। अभी ये सारे हमारे मार्किंग के एरियाज हैं। अभी इसके सॉल्यूशंस के लिए ये है कि जब भी ऐसा होता है, हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है जिसका बाकी है, मुझे मतलब हमारे यहाँ हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अभी उनकी डेथ हो गई, बट मैं जब फर्स्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया उन्होंने मुझे समझाया था कि जब भी ऐसा कुछ आपको लगता है कि किसी टीचर को कुछ करना चाहिए था और वो नहीं कर पाया, तो आपको क्या करना है। मैंने कहा यदि हम बुलाते हैं बोलते हैं तो बुरा लगता है और फिर वो बात सुनी नहीं जाती, ध्यान नहीं रहती। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ मेरे किस्से में ऐसा होता है कि मेरे यहाँ पे कुछ टीचर है जो मुझसे एज में ज्यादा है, तो मेरी लिमिटेशन आ जाती है उनको बोलने के लिए। हालांकि मैं उनसे ओहदे में बड़ी हूँ लेकिन उम्र में छोटी हूँ, तो मुझे बोलने का तरीका रखना पड़ता है, तो उस वक्त प्रॉब्लम होती है। तो मुझे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी, आपको कुछ नहीं करना है, एक कागज का टुकड़ा लीजिए, उसके ऊपर डेट मेंशन करिए और वहां पे सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन लिखिए कि आज आपको ये काम करना था और आपसे नहीं हुआ या आपने नहीं किया। बोलते आपके बोले हुए शब्द शायद परेशान करेंगे, उनको सामने बोलने का मौका देंगे, लेकिन जब ये चीज लिखित में जाती है तब वो टीचर के पास आंसर देने के लिए कुछ नहीं होता है, उनके पास जवाब देने का कोई मौका नहीं है, लेकिन उनको अपनी गलती का एहसास जरूर होता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है उनको बताने का यदि किसी की गलती है। और इससे क्या होता है, जब कोई चीज लिख कर आती है उनके पास तो उनके दिमाग में रहता है। दूसरी बात, यदि हम नहीं करेंगे तो फिर से लिख के आ जाएगा। एक बार ऐसा हुआ, मैंने ये किया, मैं जब भी कुछ ऐसा होता है तो मैं टीचर को लिख के नोट लिख के फोल्ड करके प्यून के साथ उनके पास भेज देती हूँ। वो भी क्लास में है, स्टाफ रूम में है, तो नोट खोल के पढ़ेंगे, फोल्ड करके पर्स में रख लेंगे। जब तक वो मेरे पास आते हैं तब तक जो उनका इमीडिएट गुस्सा होता है वो खत्म हो चुका होता है, कुछ टाइम निकल जाता है। यदि मैं उस वक्त बिजी हूँ तो और थोड़ा टाइम निकल जाएगा। तो क्या है, जो हम सामने बात करते हैं और जो उनका इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है और जो हम लिख कर भेजते हैं अच्छे शब्दों में, और जब वो वापस आते हैं और हमसे उसके बारे में बात करते हैं तो उनका जो टेम्पर थोड़ा डाउन हो जाता है, तो बात आराम से होती है। तो आप ये एक तरीका आजमा के देखिएगा, ठीक है। तो ये एक हमारा पैरामीटर है समय की पाबंदी। इन सारी चीजों के लिए, इन सारे इसमें टीचर कितना टाइम पे रहता है उस पे से हम इवेल्युएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ नोटबुक चेकिंग क्लास की, जैसे लेसन खत्म हुआ उसका टीचर ने नोटबुक चेकिंग। कई बार ये ऐसा होता है कि लेसन खत्म हुए हफ्ता भर 10 दिन हो जाते हैं, टीचर नोटबुक चेक नहीं करते हैं। तो एज अ प्रिंसिपल मैं हमेशा इमीडिएटली मतलब कभी भी रैंडमली किसी भी क्लास के किसी भी बच्चे के नोटबुक्स उठा के चेक करने के लिए मंगवा लेती हूँ। मैं देखती हूँ कि अभी मतलब ये पीरियड इस सब्जेक्ट का नहीं है, तो उस सब्जेक्ट की नोटबुक उस क्लास में से 10-12 नोटबुक अचानक से मंगवा ली। एंड देन टीचर जब भी चेक करते हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि दे आर सपोज्ड टू पुट सिग्नेचर, जिस दिन चेक किया उस दिन का सिग्नेचर डाले, तो आपको पता चल जाता है कि टीचर ने पिछली बार कब चेक की थी नोटबुक और अब फिर से कब की। तो जो डिफरेंस है, तो टीचर कितना रेगुलर है नोटबुक चेकिंग में, ये सडन चेकिंग से पता चलता है। तो इस तरह से एक सडन चेकिंग मतलब उनके काम का आपको आइडिया रहेगा कि किस तरह से इस तरह से उनके रजिस्टर, उनके वर्क, ये सारी चीजें आप रैंडमली, मतलब उनको आइडिया नहीं होना चाहिए कि आप कब चेक करेंगे। कभी भी अपना एक पैटर्न मत बनाइए उसके लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग अपना काम एक पैटर्न से करते हैं कि हमेशा हम इस टाइम पे ग्राउंड पे जाते हैं या हम इस टाइम पे इस चीज की, और हम क्लास वाइज चलते हैं कि फर्स्ट की मंगवाई, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। तो टीचर को भी समझ में आ जाता है कि अब हमारा नंबर आने वाला है, तो वो उसके हिसाब से तैयार रहते हैं। नहीं, हमेशा मैं तो इवन क्लासरूम के अंदर भी बच्चों से जब क्वेश्चन करना हो, यदि रोल नंबर वाइज जाना है तो मैं बीच का रोल नंबर उठाती हूँ। यदि क्लास में 50 बच्चे तो चलो 26 नंबर से शुरू करो। सो
मतलब जितना आप ऐसे रैंडमली रहेंगे तो उतना आपको हकीकत का पता चलेगा, तो आप उसको इवेल्युएट आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आज्ञाकारिता। टीचर कितना आज्ञाकारी है, जो हमारे स्कूल के नीति नियम बने हुए हैं। जब भी स्कूल टीचर ज्वाइन करती है तो कुछ एक दिन में उनको सारे नीति नियम जनरली पता चल जाते हैं। बेसिकली मैं जैसे हमारे यहाँ पे इंटरव्यू करती हूँ, तभी इंटरव्यू के वक्त जो मेन बातें हैं, मेन चीजें वो टीचर से डिस्कस हो जाती है। तो जो आई होप आप लोगों के साथ भी ये टीचर को जब ज्वाइन करती है, आपके पास कोई रिटर्न है जो मतलब रूल्स आप बताते हैं टीचर को, या एक जनरल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आप कैसे करते हैं? प्लीज कोई भी मुझे बताइए। मैम इसके लिए टीचर्स की रूल बुक बनाई है। पहले काफी बड़े थे इस बार, लेकिन विजय जी के इंटरफियर के बाद और उनके गाइडेंस के बाद उसको आधा कर दिया है। भाषा भी चेंज हुई है और कार्य प्रणाली भी चेंज हुई है। तो टीचर्स को ज्वाइनिंग के पहले, हर सेशन के पहले न्यू फेसेस जो होते हैं, न्यू ज्वाइनिंग और ओल्ड जो भी चेंजेस हैं उनके लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, और एक उनके तरफ से घोषणा पत्र कहें या कमिटमेंट लेटर उनके तरफ से भरवाते हैं, और अगर पॉसिबल है तो उनके पेरेंट्स से भी उस पर साइन कराते हैं, जिससे कि वो कहीं ना कहीं उसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जो उनको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद अरुण जी। आई होप आप सब लोग के कुछ इस तरह से अपने होंगे। हमारे स्कूल में ये है कि जब स्कूल शुरू होता है तब जो स्कूल के रूल्स है उसका एक प्रिंट आउट सारे टीचर को, जब फर्स्ट मीटिंग होती है हमारी मैनेजमेंट के साथ, उस वक्त एक प्रिंट आउट सारे टीचर्स को मिल जाता है। तो जितने न्यू टीचर हैं उनको भी रूल्स एंड रेगुलेशन पता चल जाते हैं, पुराने टीचर्स रिपीट कर लेते हैं। हम भी इस तरह से तो इस तरह से हम उनको एक रूल्स बुक बता देते हैं। तो टीचर को पता होना चाहिए कि क्या रूल है, और फिर उसके बाद उन रूल्स को टीचर कितना फॉलो करता है। हमारे जो रूल्स हैं टीचर को पता है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर जानते हुए भी उस रूल को नहीं फॉलो करते, तो वहां पे हम उसको इवेल्युएट करते हैं कि ये सारे रूल्स उनको यदि बताए हुए उसके बाद भी उन्होंने फॉलो नहीं किए। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शन सडनली दी जाती है हमारी तरफ से, कुछ चीजें कुछ काम। अभी जैसे आप लोग ये जो अपना शिविर लगा रहे हैं, ठीक है, चिकित्सा शिविर जो भी बच्चों का लग रहा है, अभी यहाँ पे आपने बहुत सारे अलग अलग टीचरों को अलग अलग ड्यूटी दी होगी, अलग काम दिए होंगे। वहां पे कौन सी टीचर कितना अपना ड्यूटी पूरी तरह से फॉलो कर रही है, या आपके देते ही कैसे उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। समटाइम्स इट हैपेंस कि कई बार कोई नया काम आता है, नई चीजें आती हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे पास टाइम नहीं है, हम इस टाइम पे नहीं आ सकते। आप किसी संडे के छुट्टी के दिन या संडे के दिन कोई प्रोग्राम कर लीजिए और उनको एक बार बताइए कि इनको ये प्रोग्राम में आना है, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद उनका रिस्पॉन्स देखिए। तो कितने आज्ञाकारी है वो, हम उसका पता लगा सकते हैं। इंस्ट्रक्शन हमारी तरफ से जैसे होता है पेरेंट्स के लिए, टीचर्स पेरेंट्स से जब मिलते हैं, हमने जो उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको पेरेंट्स तक उन्होंने कितना पहुंचाया, हमने जैसे बात करने के लिए बोला है वो कितना उस पैमाने पे खरे उतरे। मैं बहुत सारी चीजें आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन यदि मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ तो आप उसको अपने आप से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं मतलब जहाँ डील करते हैं हम सबके यहाँ वातावरण अलग है, अभिभावक अलग है, एरिया अलग है, तो शायद हमारे आपके पॉइंट मतलब मे भी उसमें डिफरेंस आएगा, लेकिन मैं जब बताऊंगी आप उसको अपने वहां से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सपोज आप सबके स्कूल में आप लोगों ने बोला टीचर्स को कि प्रशिक्षण से जुड़ना है, क्या पहली बार में सारे टीचर रेडी हो गए थे? पहली बार में सबने रेडी की, हाँ सारे जुड़ेंगे शाम को 1.5 घंटा हर हफ्ते में देने के लिए सब लोग, ऐसा हुआ था? पहली बार में सब लोग जुड़ गए थे, मान गए थे? सभी एग्री नहीं थे मैम, हाँ जी, टाइम की प्रॉब्लम थी। सभी एग्री नहीं हुए थे, उसको टाइम की प्रॉब्लम थी। जी यहीं पे टीचर का मापदंड होता है कि कितने टीचर तुरंत तैयार होते हैं, कोई भी बात की है तो उसके लिए कितने तैयार होते हैं। ये एक सीधा लाइव एग्जांपल है, यहाँ पे आप उनको इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपकी आज्ञा का कितना पालन करते हैं। कई बार ये देखा गया है कि टीचर ये बोलते हैं कि हम सिर्फ जितना स्कूल का टाइम है, सपोज 9 से 3 स्कूल का टाइम है तो 9 से 3 ही हम जिम्मेदार है, इसके बाद घर के लिए या उसके बाद के टाइम के लिए हम बिल्कुल नहीं देंगे। तो यहाँ की हमने यदि बोला है स्कूल से कि आपको इतना करना है, उसके बाद वो कितनी तैयारी दिखाते हैं।
तो इस तरह से, इसके अलावा कई बार आप लोग स्कूल में गवर्नमेंट एग्जाम होती है, आई डोंट नो, हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट एग्जाम जीपीएससी और यूपीएससी के लिए सेंटर मिलता है, 10th 12th बोर्ड के लिए सेंटर हमारी स्कूल होती है। तो वहां पे भी जब टीचर्स को ड्यूटी के लिए आना पड़ता है, क्योंकि 10-10 यदि है हमारा स्टाफ, नो डाउट यदि सारे सेक्शन मिलाते हैं तो हमारा 100-150 का स्टाफ होता है, यदि 50 टीचर भी चाहिए तो वहां पे फिर कौन से 50 टीचर आएंगे, कितने लोग तैयार होते हैं, जब आप वॉलेंटरी पूछो तो वहां पे आप उनको इवेल्युएट कर सकते हैं जब कोई ऐसी काम के लिए आप पूछते हैं। तो दूसरा, उनकी आज्ञाकारिता। जब आपने कोई फंक्शन प्लान किया है, स्कूल में कोई फंक्शन है, कोई कंपटीशन है, कुछ है, और टीचर उस दिन छुट्टी लेना चाहता है और आप उसको मना करें, क्योंकि स्कूल का फंक्शन उतना ही इम्पोर्टेंट है टीचर के लिए। क्योंकि जब एक क्लास टीचर नहीं होती है तो बच्चों के लिए उसके साथ कोप अप करना उस प्रोग्राम में, मतलब जैसे बोलते हैं ना, माँ ना हो तो बच्चे किस तरह के होते हैं, क्लास टीचर के बिना बच्चों की हालत लिटरली ऐसी होती है। आई हैव सीन कि जब पूरा फंक्शन साथ में पूरे स्कूल कर रही है और एक क्लास के क्लास टीचर नहीं है तो वो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वहां पे वो टीचर कितना अपना डेडिकेशन दिखाते हैं, यहाँ आप उसको मार्क कर सकते हैं कि अपने पर्सनल रीजन के लिए छुट्टी लेना या स्कूल के कार्यक्रम को प्रधानता देना, टीचर ने किसको चूज किया, आप वहां उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सहयोग, कॉपरेशन। कॉपरेशन के लिए फिर मैं एग्जांपल वही दूंगी, जैसे टीचर की कितनी तैयारी ट्रेनिंग के लिए, जैसे मैंने कहा, तो कितने टीचर कॉपरेट करते हैं, क्योंकि ये आप जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको, ये उनके भले के लिए भी है, स्कूल के लिए तो भला होगा, उनका पर्सनल भी भला होने वाला है, उसके लिए कितना सहयोग देते हैं। सपोज कई बार ऐसा होता है कोई बच्चा बीमार है, किसी को लंबी छुट्टी हो गई है या किसी वजह से नहीं आ पाया, और जब वो बच्चा स्कूल में आता है तो उसका जो बैकलॉग है, जो उसका काम रह गया है, उसके कंप्लीशन के लिए जब पेरेंट्स आके पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं, तब उस टीचर का रिस्पॉन्स कैसा होता है और टीचर किस तरह से उस काम को पूरा करवाते हैं, कितना टीचर कोऑपरेटिव है बच्चे के साथ या पेरेंट्स के साथ, वहां आप उसको मार्क कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने इस चीज को मार्क किया होगा। यदि आप लोग टीचर से रेगुलर कांटेक्ट में है, कई बार ऐसा होता है कि हम यदि अपने काम में बिजी रह गए, आप अपनी तैयारी में, हम ऑफिस में बिजी रहते हैं और हम यदि क्लास की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो कई बार डायरेक्ट पेरेंट्स टीचर के मतलब मिलना, उनके डिस्कशन होते हैं, और जब आपके सामने बहुत देर बाद सारा मामला आता है तब पता चलता है कि पेरेंट्स आए थे, किसी वजह से उनका बैकलॉग था, उनको कहीं से नहीं मिला, और वो बच्चे का जो हुआ उसका इम्पैक्ट रिजल्ट के ऊपर आया। तो आपको जब तक पता लगता है तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। वहां हम टीचर को चेक करते हैं, यदि टीचर अपने मतलब ऑपरेटिव है तो वो उसी जगह पे अपनी ड्यूटी समझ के उसको कंप्लीट कर देगा कि प्रिंसिपल को इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं रहेगी। तो वहां टीचर कितना कारगर साबित होता है अपनी ड्यूटीज करने पे। उसके साथ टीचर्स आपस में एक दूसरे के साथ कैसे टीम वर्क करते हैं। जैसे हमारे जो सारे सब्जेक्ट हैं, वो सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाने के लिए जरूर अलग पढ़ाते, लेकिन सब्जेक्ट एक दूसरे से अलग नहीं होते, मिले जुले होते, बहुत सारी चीजें होती है। कई बार मैंने देखा है कि मेरे साइंस और मैथ्स के टीचर लगभग ऑलमोस्ट सेम टॉपिक्स होते हैं, जैसे वाटर साइकिल है, पोल्यूशन है, तो जो साइंस में भी शायद उससे रिलेटेड कुछ चैप्टर हो सकता है और एसएसटी में भी उससे रिलेटेड चैप्टर हो सकता है। तो टीचर आपस में कितना कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि एक ही जैसा चैप्टर है, एक ही टीचर से पढ़ा रही है, मतलब दो टीचर अलग एक ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो यदि एक टीचर ने एक एक्टिविटी कर ली है या कुछ कर लिया है तो वो दूसरे टीचर से कम्युनिकेट करके बच्चों के लिए कुछ दूसरा प्लान कर सकते हैं, तो बच्चे एक ही टॉपिक पे दो अलग चीजें सीख सकते हैं एक टाइम पे। तो उसके अलावा टीचर आपस में एक दूसरे के साथ कैसे टीम स्पिरिट, ये मतलब हमेशा ये प्रॉब्लम होता है एक सब्जेक्ट को शेयर करने वाले टीचर, जैसे मेरे यहाँ ये ऐसा है कि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले दो दो टीचर हैं हर जगह हर क्लास में, क्योंकि हमारे यहाँ दो दो तीन तीन सेक्शन होते तो हम एक टीचर पे डिपेंड नहीं रह सकते। किसी वजह से यदि वो टीचर नहीं आए, सपोज बीमार हो गया, किसी वजह से उनकी छुट्टी हो गई,
तो सारे बच्चों का लॉस ना हो, तो 2 टीचर मिनिमम चाहिए एक सब्जेक्ट के लिए, कि उनको पता हो कि क्लास में क्या चल रहा है, क्या पढ़ाना है, किस तरह से करना है। तो वो 2 टीचर आपस में, या एक ही सब्जेक्ट वाले टीचर, सपोज इंग्लिश के टीचर तो फर्स्ट से लेके 7-8 तक के टीचर आपस में किस तरह से कॉपरेशन रखते हैं, ताकि बच्चों का हर साल उनका सिलेबस लाइन से प्रॉपर चले, आगे बढ़े। यहाँ टीचर्स का कॉपरेशन बहुत सारी जगह पे जरूरत होती है, तो उसको हम किस तरह से देखते हैं। प्लीज मुझे बताइए, आप लोगों के यहाँ पे ऐसे टीचर्स के कॉपरेशन के प्रॉब्लम सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैंने बताया मेरे यहाँ तो एक ही क्लास के एक ही सब्जेक्ट के 2-2 टीचर है, लेकिन आपके यहाँ शायद एक टीचर 2-2 3-3 क्लास में एक सब्जेक्ट, सपोज इंग्लिश है तो फर्स्ट सेकेंड में, थर्ड में, 3-4 क्लास में इंग्लिश लेता होगा। तो ऐसे एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के 2-2 टीचर तो होंगे, तो कभी उनके लिए आपको कोई ऐसा इश्यू होता है? मैम मैं बोलूं? मैम जैसे, मैम मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैम जैसे हमारे यहाँ 2 सेक्शन रहते हैं, मतलब जैसे 60 बच्चे रहते हैं एक क्लास में, थर्ड जी क्लास में मिनिमम जैसे 60 बच्चे, तो 2 सेक्शन रहते हैं। जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो जो जिसमें हिंदी का एक टीचर लेता है, तो दूसरा टीचर दूसरे क्लास में हिंदी का लेता है। जैसे मान के चलो एक टीचर नहीं आया, तो वो टीचर मैनेज कर लेता है फिर जी क्लास का। जी बिल्कुल। तो बस यही कॉपरेशन, टीचर आपस में एक दूसरे के साथ कितना कॉपरेट करके चलते हैं, वहां आप उनको कर सकते हैं। अभी उन 2 टीचर में भी देखना, एक टीचर के एब्सेंस में दूसरे टीचर ने कर लिया, और वो जो दूसरी टीचर एब्सेंस है उसके में पहले टीचर ने कितना किया, वहां आप उनको इवेल्युएट कर सकते हैं कि वो टीचर वहां पे किस तरह से बिहेवियर दिखाते हैं, कितना कॉपरेशन दिखाते हैं। ठीक है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारी नई नई चीजें लाते हैं, पढ़ाई में है, उनके नए टीएलएम में है, या पढ़ाने के तरीके में, या सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस, उस वक्त टीचर किस तरह से कॉपरेट करता है मैनेजमेंट को एज वेल एज स्टूडेंट्स को। जब कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है किसी भी तरीके से, ना सिर्फ पढ़ाना और कोई भी सिस्टम यदि नया होता है, तो टीचर का कॉपरेशन कितना रहता है। उसके बाद टीचर का पेरेंट्स के साथ कॉपरेशन, पेरेंट्स के साथ कॉपरेशन मतलब ये, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि मेरे स्कूल में एडमिशन, कुछ बच्चे जैसे कहीं ट्रांसफर होके आए या कुछ होके आए तो बहुत लेट आते हैं, तो ऑलमोस्ट महीना 1.5 महीना उनका काम इकट्ठा हो जाता है, 1 महीने 1.5 महीने लेट आते हैं। जैसे अभी भी कुछ मैंने कल परसों किए, बिकॉज ट्रांसफरेबल जॉब होता है तो वो लोग लेट आते हैं। तो वहां पे टीचर पेरेंट्स को किस तरह से कॉपरेट करते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए माहौल बिल्कुल नया है। सॉरी, बच्चे के लिए माहौल बिल्कुल नया है, उसका जितना भी था अभी तक का मतलब जो लॉस हुआ है उसको किस तरह से कंप्लीट करना है। और डेफिनेटली 1 या 1.5 महीने का है तो बच्चा 2 दिन में तो खत्म करने से रहा, तो जो हफ्ता भर 10 दिन तक कंटिन्यूअस उसके साथ लग के कॉपरेट करना है पेरेंट्स के साथ। उसके अलावा बहुत सारे जैसे रेगुलर पेरेंट्स है, उनके कुछ इश्यूज होते हैं, बच्चे के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कभी कभी मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जो स्पेशल नीड वाले होते हैं, कुछ एडीएचडी वाले हैं या कुछ ऑटिज्म वाले हैं इस तरह के। तो वहां पे टीचर कितना उनको हेल्प कर रहा है, जब उनको पता चलता है कि बच्चे की ये प्रॉब्लम है। इस जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे यहाँ पे एक मतलब छोटा बच्चा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का है, तो उसको प्रॉब्लम ये है, डॉक्टर ने बताया है कि वो अपने नेचुरल अर्जेस पे कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो हर 10-15 मिनट में उसको वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है। अब वो बार बार उसके इससे डिस्ट्रक्शन होता है, तो टीचर आकर मतलब लिटरली गुस्सा होके, ये तो क्लास में बैठता ही नहीं है। वहां एज अ टीचर आपको जब पता है कि उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, टीचर उसको कैसे, बच्चे को कॉपरेट करता है, कैसे पेरेंट को कॉपरेट करता है। वहां पे यदि बच्चे का काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसकी किसी फ्री पीरियड में करवाना, या पेरेंट्स को फोटोग्राफ नोटबुक का भेजना, कैसे टीचर पेरेंट्स को या स्टूडेंट को हेल्प कर रहे हैं, वो भी कॉपरेशन उनका देखना जरूरी है। वहां आप उनको इवेलुएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सब्जेक्ट नॉलेज। अपने सब्जेक्ट नॉलेज के हिसाब से, मतलब अपना जो भी सब्जेक्ट है उसको कितना एक्टिवली, कितना प्रभावी तरीके से टीचर बच्चे को पढ़ा पाता है। जैसे साइंस सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल के बिना नहीं हो सकता है, जितने ज्यादा चाहे बच्चों को मतलब हम एक्टिविटीज दे सकते हैं, तो टीचर कितना
अपने सब्जेक्ट को न्याय दे रहा है। यदि लैंग्वेज टीचर है तो उसके बच्चे को बोलने में आसानी होनी चाहिए, वो लैंग्वेज आना चाहिए, प्रॉपर बोलना आना चाहिए, लिखना पढ़ना आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो टीचर अपनी तरफ से क्या इनपुट देता है। हर टीचर को अपने सब्जेक्ट में पता होना चाहिए कि मेरे सब्जेक्ट में यदि बच्चे को तकलीफ है तो मुझे उसको कैसे कोप अप करवाना है। मैथ्स का तरीका अलग होता है, साइंस का तरीका अलग होता है, लैंग्वेज का तरीका अलग होता है। हर एक सब्जेक्ट का बच्चे के साथ मतलब डील करने का तरीका अलग होता है। तो टीचर कितना इफेक्टिव है उसके अंदर। मैं एक एग्जांपल बताऊंगी। मेरे जो साइंस टीचर है वो जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक दिन मेरे पास आए और मुझे बोलते हैं, क्योंकि हमारी जब प्रिंसिपल मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई थी तो मैं हमारे जो हॉस्टल के स्टाफ है उन्होंने बताया था कि उन लोगों ने एक वो कंपोस्ट पिट बनाया है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा मतलब वो वृद्धाश्रम और हॉस्टल और सब है, तो किचन बहुत बड़ा है, करीब 600 लोगों का खाना रोज बनता है। तो उसके अंदर बहुत सारा सब्जी और वेस्ट निकलता है, खाने का वेस्ट भी निकलता है, तो उसको वो लोग वहीं पे कंपोस्ट करके खाद बनाते हैं और उसको स्कूल में यूज करते हैं। तो टीचर ने एक बार ये बात सुनी थी सिर्फ, तो वो सुनी, उसके हफ्ते 10 दिन बाद शायद उनका लेसन में आया होगा, तो वो मेरे पास आई परमिशन लेने के लिए कि मैम पहले तो आप मुझे बताइए कि जो कंपोस्ट पिट हमारे स्कूल में बना है वो कहाँ बना है, और मुझे परमिशन दीजिए कि मैं बच्चों के साथ जाके वहां पे देखूं। तो अपने सब्जेक्ट के लिए टीचर कितना अपने एंटीना ऊपर रखता है कि मेरे आसपास मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या है। अभी 2 दिन पहले की बात है, जिस दिन चंद्रयान का प्रक्षेपण था, उस दिन मेरे साइंस के टीचर आए, अटल लैब वाले टीचर। मुझे बोलते हैं मैम मैंने अटल लैब में, मुझसे पहले नहीं पूछा, उन्होंने पहले तैयारी कर ली, मैम मैंने अटल लैब में तैयारी कर ली है, प्रोजेक्टर और सब कुछ तैयार करके रखा है, सिर्फ आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को जिस वक्त लॉन्चिंग है उस वक्त आधा घंटा जो भी उनका क्लास है उसको वहां से निकाल के मैं बच्चों को वहां ले जाके लाइव लॉन्चिंग दिखा सकूं। तो ये टीचर को अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि कुछ होता है, कोई चेंजेस है, कुछ नयापन है, तो टीचर उसको कितना इफेक्टिवली करता है जो बच्चों को बताए। मुझे भी पता था, मैंने भी पेपर पढ़ा था, लेकिन मतलब बच्चों से करना है तो हम ये सोचते हैं कि हम बच्चों को बात करेंगे या डिस्कस करेंगे, अब बताएंगे पेपर पढ़ने के लिए या टीवी देखने के लिए बोलेंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिकली खुद दिखाना क्योंकि पॉसिबिलिटी है, तो ये टीचर ने खुद सोच के मेरे सामने आए कि मुझे ये करना है, मैंने तैयारी कर ली, आपसे परमिशन। तो यहाँ हम टीचर को इवेल्युएट करते हैं कि अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जब कुछ होता है तो वो कितना उसमें दिखाते हैं, तो अपना सब्जेक्ट नॉलेज उनका टीचर का भी हमको समझ में आता है और उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं बच्चों के लिए वो भी समझ में आता है। अभी कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं, मुझे पता है, अभी की बात नहीं, बहुत साल हो गए, वो टीचर एक दिन मतलब आई, बहुत टेंशन में थी, मैं उस वक्त एज ए टीचर ही काम करती थी उनके साथ। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो मुझे बताती है कि मैं अपनी बुक घर भूल गई हूँ। मैंने कहा सो व्हाट, बच्चे की बुक लेके पढ़ा लो। वो टीचर संस्कृत की टीचर थी, बोलती नहीं मैं नहीं पढ़ा सकती बच्चों की बुक से। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो उस वक्त उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और चले गए। उसके बाद कुछ दिनों बाद मुझे मौका मिला, कभी उनकी बुक मेरे सामने आई, मैंने देखा बुक में जितना संस्कृत लिखा था उसके नीचे टीचर ने इंग्लिश में सारे ट्रांसलेशन और उसका प्रोनाउंसिएशन सब लिख के रखे थे। आई वाज सो शॉक्ड मैं कि बीइंग अ टीचर आप एक ही सब्जेक्ट 2-3 साल से पढ़ा रहे हैं और उसके बाद भी यदि आपकी बुक नहीं है तो आप नहीं पढ़ा सकते हैं, तो आप कैसे टीचर। तो टीचर अपना सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब टीचर को अपने सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, बुक है या नहीं है डजंट मेक डिफरेंस, टीचर शुड हैव नॉलेज हियर। वो आपको टाइम टाइम पे चेक करना रहेगा। हमारे एक प्रिंसिपल सर थे, उनका बहुत सही तरीका था चेक करने का। मतलब एक बार ऐसा हुआ, मतलब कुछ वो हमेशा पूछते रहते क्वेश्चन, सडनली मीनाक्षी जल्दी से ये बताना, मीनाक्षी उसका क्या है, बिकॉज वो मेरा सब्जेक्ट है इसलिए वो मुझसे हर सब्जेक्ट के टीचर से उनसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी सडनली किसी के भी सामने वो पूछा करते थे। ऐसे ही एक बार मुझसे मतलब बात कर रहे थे, या तो कभी कभी वो क्या करते थे गलत सेंटेंस बोलते थे। एक बार वो मतलब किसी और से बात कर रहे थे, मैं वहां जाके बैठी, उनको पता था कि मैं बैठी हूँ इसलिए उन्होंने उस बात को लंबा खींचा एंड ही टोल्ड, वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में कुछ बात कर रहे थे, देन उन्होंने कुछ गलत डिग्रीज बताई कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो उन्होंने कुछ 25 डिग्रीज बताया।
तो मैं सडनली, नहीं सर इट इज 23.5 नॉट 25। तो बोलते थैंक यू, उस वक्त बोल दिया, उनके सामने बात खत्म हो गई। उनके जाने के 2-4 दिन बाद जब उनसे फिर से कुछ बात हुई, मिलना हुआ, तो मुझे बोलते हैं कि यू आर गुड इन योर सब्जेक्ट। मैंने कहा सर आप अचानक से ऐसे क्यों? तो बोले नहीं, मैंने आपको टेस्ट किया था उस दिन, मैं आपके सामने स्पेशली गलत डिग्री बोला, आपने सुधारी, अच्छा किया, सो मुझे पता चला कि आप अपने सब्जेक्ट को जानते हैं। सो दीज आर सर्टन वेज, आप इस तरह से कुछ अलग तरीकों से उनका सब्जेक्ट नॉलेज, टीचर का सब्जेक्ट नॉलेज आपको कैसे चेक करना, आपके पास बहुत सारे मौके होते हैं। मैं जैसे करती हूँ, मेरे जो इंग्लिश टीचर होते हैं, मैं हमेशा कभी जैसे कोई सर्क्यूलर भेजना है, इंग्लिश में लिखा है या कुछ करना है, तो मैं उसको लिखने के बाद मैं इंग्लिश टीचर को फॉरवर्ड करती हूँ, या यदि मैंने लिख लिया है तो उसका प्यून के साथ उनके पास भेजती हूँ, और सिर्फ इतना कहलवा के भेजती हूँ। स्पेसिफिकली मैं उसमें गलती छोड़ती हूँ और भेजती हूँ, और फिर उनसे बोलती हूँ कि टीचर से बोलो इसमें भी कोई करेक्शन है तो करके मुझे भेज दे, मुझे शेयर करना है। जब उसमें करेक्शन होके आता है या नहीं होके आता है, तो मुझे पता चलता है टीचर के पास कितना नॉलेज है। तो ये कुछ आप तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हैं उनका सब्जेक्ट नॉलेज के चेक करने के लिए। अभी टीचर अपने सब्जेक्ट को किस तरह से इम्प्रूव करता है, मैं एक इसका एग्जांपल दूंगी। मेरे पास एक टीचर ज्वाइन हुई थी, जब वो आई मेरे पास इंटरव्यू के लिए, तो उस वक्त मेरे पास गुजराती टीचर की जगह खाली थी। टीचर वाज एमए इंग्लिश। अभी क्योंकि गुजरात में पढ़े हुए में गुजराती सबकी बहुत अच्छी होती है। शी वॉज बीएड, तो शी वॉज एबल टू टीच गुजराती ऑल्सो। मैंने उनका इंटरव्यू लिया, मुझे इंग्लिश थोड़ी सी उनकी कच्ची लगी, लेकिन मुझे लगा मुझे गुजराती टीचर की जरूरत है, शी कैन टीच। मैंने उनसे कहा आप एज अ गुजराती टीचर ज्वाइन करिए, और साथ साथ आपकी जो इंग्लिश में जहां जहां कमियां हैं उसको मैं आपको एक सब्जेक्ट दूंगी, ठीक करूंगी, और फिर जब मुझे लगेगा मैं आपको इंग्लिश के क्लास दूंगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 साल मैंने उस टीचर से गुजराती पढ़वाई है। उसके बीच में पहले साल में मैंने उनको इंग्लिश का कोई टॉपिक नहीं दिया, कोई सब्जेक्ट नहीं दिया, बट मेरे ग्रामर के जितने भी होते थे, उस वक्त कोरोना चल रहा था, तो मेरे ग्रामर के जितने क्लास होते थे, आई यूज टू मेक हर सिट इन माई क्लास। मेरे क्लास में आके बैठना उनको कंपलसरी था, बिकॉज शी वॉन्टेड टू लर्न। उसने पूरा ग्रामर 1 साल पूरा मेरे साथ सीखा। उसके नेक्स्ट ईयर मैंने उनको एक क्लास का ग्रामर दिया दूसरे टीचर के साथ में कॉम्बिनेशन में। 2 साल तक उन्होंने कंप्लीट किया। अभी इस साल ऐसा हुआ अचानक, जब मेरी स्कूल खुलने वाली थी उसके 1 दिन पहले मेरी इंग्लिश की टीचर किसी वजह से ट्रांसफर हुआ उनके हस्बैंड का, तो उनको सडनली जाना पड़ा, वो छोड़ के गए, और मैं दूसरे इंग्लिश टीचर ढूंढ रही थी, मुझे मजा नहीं आया। तब मैंने उन टीचर को बुलाया, मुझे गुजराती के लिए टीचर आराम से मिल गए। मैंने उन टीचर को बुलाया और मैंने उनसे कहा कि क्योंकि मैं उनको 3 साल से देख रही हूँ, वो मेरे साथ साथ बैठ के उन्होंने सीखा है, उन्होंने अपना इंग्लिश बहुत अच्छा कर लिया। तब मैंने उनको इस साल ऑफर किया इंग्लिश। मैंने कहा अब मैं आपको इंग्लिश दे रही हूँ, जो इंग्लिश टीचर के उसके सारे सब्जेक्ट, और आपकी जगह आपके सब्जेक्ट गुजराती टीचर को। तो आप मतलब रेगुलरली टीचर को उनके सब्जेक्ट पे इवेल्युएट करें। हम यदि हमको लगता है तो हम उनको इम्प्रूव भी करवा सकते हैं, एंड देन हम उनको वो सब्जेक्ट के लिए दे सकते हैं। सो टीचर अपना सब्जेक्ट नॉलेज कितना इम्प्रूव करता है। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ये वन वे चल रहा है। आई होप आप सब कंफर्टेबल है। यदि आपको कहीं भी कुछ लगता है प्लीज आप मुझसे इंटरेक्ट जरूर करिएगा। मैम हम लोगों को इतना समय नहीं मिल पाता है टीचर से इतना कहना चाहिए बातचीत करने का, क्योंकि मोस्टली टाइम टीचर पढ़ाता रहता है, और इतना एक पीरियड जो समय मिलता है उसमें इतना हर टीचर से मुलाकात हो पाए, उनको जान सकें, या हम बोलते हैं तो वो सब टीचर शांति बैठे रहते हैं, कुछ बोलना ही नहीं चाहते, ऐसा भी होता है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ उस पे कि हम कैसे उनको इवेल्युएट करेंगे, उसके भी तरीके हमारे पास है। मैं थोड़ा सा स्पीड में चलती हूँ। देखिए इसके बाद है पाठ का क्रियान्वयन। टीचर जो अपना लेसन है वो क्लास में किस तरह से देता है। मैं आपके विवेक जी आपके टॉपिक पे आती हूँ, थोड़ा सा एंड में मैंने रखा है, मैं जरूर बता रही हूँ आपको। अभी टीचर अपना क्लास में, हम टीचर ने जो प्लान किया है उसको इफेक्टिवली अपने सब्जेक्ट को बच्चा को कितना पढ़ा पाता है, ठीक है। जैसे उसको कितना प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकता है। सपोज जैसे एसएसटी है, उसमें टॉपिक है इक्वालिटी। इक्वालिटी को यदि समझाना है तो क्लास के अंदर जितने सारे बच्चे हैं उन्हीं का एग्जाम्पल देके यदि टीचर समझाते हैं, कि क्योंकि सारे बच्चे अलग अलग कास्ट से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग फैमिली से हैं, तो
कास्ट का, रिलीजन का, बहुत सारा डिफरेंसेस उन लोगों के बीच में होता है। तो वहां पे कि आप सारे अलग लोग हैं लेकिन फिर भी आप एक ही क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो इक्वालिटी इन एजुकेशन। तो इस तरह से टीचर कितने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके अपने सब्जेक्ट को लाइव बना सकता है। आप उसको टीचर को मतलब ये कर सकते हैं, कितना टीचर प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम्पल देता है बच्चों को। जैसे सपोज एडिशन सब्ट्रैक्शन ही सिखाना है, तो टीचर क्लास के अंदर सिर्फ बोर्ड पे ना लिखकर डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीजों को लेके बच्चों को खड़ा करके या चीजें लेके या उनके बुक्स टेबल पे रखवा के उनको काउंट करवा के ये चीजें प्रैक्टिकली आप मतलब ऑब्जर्वेशन, आप आई होप आप सबके यहाँ कैमरा लगे हुए हैं, क्लासेस में कैमरा, आप क्लास के ऑब्जर्वेशन से भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारा मार्किंग कर सकते हैं। स्टूडेंट को कितना टीचर एंगेज रख पाता है। एक टीचर पहुंचता है क्लास के अंदर तो क्लास में शोर खत्म ही नहीं होता है, और दूसरा टीचर जाता है विद इन 2 मिनट क्लास पूरी ऑर्गेनाइज है और टीचर को जो करना है वो अपना काम कर लेता है। आपको सिर्फ कैमरे पे जो टीचर क्लास के अंदर जो हलचल चल रही है, आप यदि म्यूट भी रखते हैं, कैमरा सुनते नहीं तो भी सिर्फ देखकर भी समझ में आ जाएगा कि टीचर का क्लास कंट्रोल कितना है, टीचर कितना इफेक्टिव तरीके से वहां पे पढ़ा रहा है, टीचर कितना अपने जो बेसिक कंसेप्ट है उसको कितना इफेक्टिवली दे पा रहा है। उसको हमेशा आप या तो क्लास के अंदर जब आप किसी प्रॉक्सी पीरियड में या कभी घूमते हुए आप क्लास में चले जाते हैं तो पर्टिकुलर क्वेश्चंस बच्चों से करिए, कुछ जनरल क्वेश्चंस, तो वहां पे आप उनको कर सकते हैं कि उसको लैंग्वेज का कितना नॉलेज है, मैथ्स का कितना है या साइंस का कितना है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछ सकते हैं, उनके मतलब हाइजीन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछिए आप, या कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन क्लास में यदि राउंड में आते एक या दो क्वेश्चन भी पूछेंगे तो उस सब्जेक्ट में बच्चों ने कितना नॉलेज, टीचर की एफिशिएंसी आपको वहां पे बच्चों से दिख सकती है। क्लास के अंदर यदि कोई मस्तीखोर बच्चा है, एक टीचर के क्लास में वो कंट्रोल में रहता है और एक टीचर के क्लास में वो आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, वहां टीचर की एफिशिएंसी आपको पता चलती है। कई बार ऐसा होता है मेरे पास आते हैं, एक टीचर आके उस बच्चे की ढेर सारी कंप्लेंट करती और दूसरी टीचर बोलती नहीं नहीं मेरे क्लास में तो बच्चा बिल्कुल शांत बैठता है, बहुत अच्छे से करता है। ये डिफरेंस टीचर का डिफरेंस होता है, बच्चे का नहीं। बच्चे सारे क्लास में एक जैसे होते हैं। अभी जैसे मेरे एक टीचर है, मैंने शायद पहले किसी वेबिनार में बताया है, किसी ने आप में से किसी ने सुना होगा कि उनका क्लास है तो मैं बाहर राउंड पे होती हूँ, मुझे पता होता है कि यहाँ पे हिंदी का क्लास है नेक्स्ट। क्यों? क्योंकि उस क्लास के सारे बच्चे पोएम रेसिटेशन शुरू कर देते हैं। टीचर के आने से पहले उन्होंने जो भी लास्ट पोएम सीखी वो क्लास में सबको बोलना जरूरी है। टीचर क्लास में यदि उनको बाहर से वो पोएम नहीं सुनाई दी तो टीचर आके पहले 5 मिनट पनिशमेंट देती है, उसके बाद पढ़ाती है। तो उसकी वजह से बच्चे पोएम रेसिटेशन, तो सारी कविताएं बच्चों को मुंह जबानी होती है। तो ये टीचर का प्रभाव होता है, वो कितना प्रभावी है टीचर आपको वहीं से पता चलता है। उसके बाद टीचर्स का कम्युनिकेशन, टीचर दूसरे टीचर के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ और मैनेजमेंट के साथ, हर एक के साथ में टीचर का कम्युनिकेशन का तरीका बदल जाएगा। टीचर घर से यदि गुस्सा होके आया है तो सारा गुस्सा क्लास में बच्चों पे निकलता है। एक्चुअली अंग्रेजों के जमाने में एक वो था, जहाँ एंट्रेंस होती है ना वहां पे एक हैट लगाने के लिए एक स्टैंड लगा होता है, आप लोगों ने शायद पुरानी फिल्मों में देखा होगा। उसका एक बेसिक एम यही होता था कि आपका जो भी पोजीशन है, हेड जो होती थी वो पोजीशन के हिसाब से होती थी। तो आपकी जो भी पोजीशन है वो आप एंटर होने से पहले दरवाजे के पास छोड़कर आइए, अंदर सिर्फ आप अकेले आइए। एक ये सिंपल उसका मैसेज होता था। तो टीचर को भी एक ये होना चाहिए कि जितना भी बाहर का जो भी क्योस है, जितना भी दिमाग में, वो बाहर छोड़ के जब टीचर क्लास में एंटर करता है, वो बच्चे सामने आते हैं तो टीचर को बच्चों के साथ हंसकर ही बात करना है, वो मूड में ही। तो कोई टीचर जब क्लास में एंटर होती है तो वो किस तरह से बिहेव करती है बच्चों के साथ, आपकी प्रेजेंस में बच्चे के साथ क्या बात होती है, आपकी एब्सेंस में है, आप कैमराज में देख सकते हैं या किसी और से पता लगा सकते हैं कि आपकी एब्सेंस में टीचर का बिहेवियर कैसा होता है। आप जब बाहर से राउंड लगाए और टीचर को पता ना हो कि आप बाहर हैं, तब उनका इंस्ट्रक्शन देने का तरीका और जब आप खड़े हैं और उनका इंस्ट्रक्शन देने का तरीका, यदि दोनों में आपको फर्क दिखता है तो आप समझ सकते हैं कि टीचर का बिहेवियर कैसा है।
दूसरे टीचर्स के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं तब भी आपके सामने कम्युनिकेशन और आपके एब्सेंस में कम्युनिकेशन, ये दो डिफरेंस होते हैं। वो आपको पीछे से आके टीचर्स बताते हैं, जनरली डिस्कस करते हैं। किसी बच्चे का क्लास में जो बिहेवियर है उसके बारे में मदर फादर से डिस्कस करना। अभी मैं एग्जांपल दूं, मेरे एक टीचर थे, रिजल्ट के दिन आए, एक बच्चे का रिजल्ट मेरे टेबल पे रखे, मैम इसका रिजल्ट आप रखिए। मैंने कहा क्यों? बोले मैं पेरेंट्स को इतना बोलूंगी कि रिजल्ट आपके पास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने पूछा ऐसी क्या बात हुई? तो बोले वो पेरेंट बहुत ज्यादा सवाल करते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं, मेरी बात सुनते नहीं है, मेरे साथ उनकी हमेशा बहस होती है, तो मुझे उनसे बात ही नहीं करना है। यदि एक टीचर अपने बच्चे के पेरेंट्स को यदि अपनी बात उन तक ना पहुंचा सकती, यदि बच्चा बदमाश है, परेशान करता है, जो भी है, लेकिन आप उसको अच्छी भाषा में यदि पेरेंट को नहीं बता सकते हैं, तो यू आर नॉट अ गुड कम्युनिकेटर। एज अ टीचर शी इज फेल देयर। यहाँ आप टीचर को इवेल्युएट कर सकते हैं। बच्चों का अप्रिसिएशन कितना करती है टीचर? कई बार ऐसा होता है बच्चों का अप्रिसिएशन टीचर आपके सामने करेंगे, लेकिन बच्चे के सामने नहीं होता है। बच्चे के सामने बच्चे का अप्रिसिएशन कितना हुआ वो बच्चे आके बताते हैं। यदि उसका अप्रिसिएशन हुआ तो तुरंत दूसरे टीचर को बताएंगे, दूसरे बच्चों को बताएंगे, वो बात फैलती जरूर है। टीचर जब पढ़ा रहे हैं तो कितना उत्साह दिखाते हैं, क्योंकि एक ही लेसन टीचर को बार बार पढ़ाना पड़ता है। तो जब एक चीज को रिपीटेशन होता है तो वो उत्साह खत्म हो जाता है। यदि वो टीचर वो उत्साह को हमेशा हर बार वही चैप्टर को पढ़ाने के लिए बनाए रखता है, देन टीचर इज गुड कम्युनिकेटर। के अलावा बच्चों ने की विद्यार्थियों की क्या उपलब्धि है, बच्चों ने क्या क्या गेन किया टीचर के पास रह के, बच्चों में इम्प्रूवमेंट कितना आया है, ये टीचर का पैरामीटर है। एक क्लास एक टीचर जब हैंडल करती है एक हफ्ता, और जब दूसरी टीचर एक हफ्ता हैंडल करे, और उसके बाद बच्चों के बिहेवियर में जो चेंज दिखता है, यू कैन मेजर कि टीचर कितना परफेक्ट है। ठीक है, हर बच्चे को टीचर इक्वल चांस देते हैं या नहीं? अभी मेरे पास 7th स्टैंडर्ड के 2 बच्चे आए, मैंने मॉनिटर्स के लिए टीचर से नाम मांगे थे, तो उसमें किसी एक लड़की का नाम नहीं आया। मैं उसको पर्सनली जानती कि शी इज गुड। मैंने उनसे पूछा कि वो आपकी फ्रेंड है, वो उसका नाम क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है? वो लड़कियां मुझे बताती है कि हमारी जो क्लास टीचर है वो पहले उस लड़की को ट्यूशन देती थी, अब वो लड़की उनके ट्यूशन में नहीं जाती है, इसलिए अब टीचर को उस पर गुस्सा आता है। ये टीचर का बिहेवियर कि यदि कोई बच्चा उनके पास पढ़ता है तो अच्छा है, नहीं पढ़ता है तो उसको जो आगे आने वाले चांसेस है उससे विड्रॉ करना, वहां आप टीचर को इवेलुएट कर सकते हैं कि वो टीचर कितना बच्चों के भले के लिए सोचता है। टीचर को कभी भी बायस नहीं होना चाहिए, तो टीचर कितना बायस है आप वहां पे उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। बच्चों के प्रॉब्लम्स को लेके डायरेक्ट 1-to-1 पेरेंट्स से डिस्कस करना। जब आप टीचर से पूछें, क्लास के अंदर जाए, मैं हमेशा ये करती हूँ, आप भी करिए, जब राउंड पे जाते हैं किसी भी एक बच्चे को खड़ा करिए और टीचर से पूछिए कि इसके बारे में आपका क्या रिव्यू है, आप मुझे बताइए। टीचर कितने टपाक से आंसर देता है आपको पता चलेगा कि टीचर कितना अटेंटिव है क्लास में, पर्सनली बच्चों को चेहरे से नाम से कितना जानता है, बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में कितना ध्यान रखता है। कई बार ऐसा होता है, मैं किसी बच्चे के बारे में कोई पेरेंट मिलके गए, कोई बात हुई, मैं टीचर को बुलाती हूँ, पूछती हूँ अच्छा इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे बताइए। जब टीचर अपनी राय कितनी जल्दी देती है, कितनी सही देती है, क्योंकि पेरेंट्स आपसे मिलके गए, आपको पता है उसके प्रॉब्लम, तब पता चलता है कि टीचर कितनी अटेंटिव है क्लास में, बच्चों के लिए कितना मतलब ध्यान रखती है, उनके कितने नजर में रहते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। यदि टीचर को पता ही नहीं है कि कौन सा बच्चा कैसा है, तो टीचर उसके लिए क्या प्लानिंग करेंगे या क्या उसको पढ़ाएंगे? टीचर शुड नो ईच एंड एवरी चाइल्ड। ये मूल्यांकन आप मतलब रेंडमली कभी भी कर सकते हैं, राउंड लेके, कभी भी बुला के पूछ के, या सडनली कोई रिजल्ट आए तो उस रिजल्ट में देख के पर्टिकुलर उठा के, मतलब मैं ऐसे जनरली किसी भी टीचर से कभी भी किसी भी बच्चे के बारे में पूछती हूँ। टीचर अपने क्लास में बच्चों से किस तरह के क्वेश्चन आंसर करते हैं, लेवल ऑफ द क्वेश्चन आंसर, बच्चे कितने क्वेश्चन करने के लिए फ्री है। कई बार होता है कि कोई बच्चे
एक टीचर से कुछ बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन दूसरे टीचर से उस टॉपिक पे डिस्कस नहीं कर पाते या उस तरह से खुल के नहीं पूछ पाते हैं। ये टीचर कितना इफेक्टिव है, कितना मतलब बच्चों को चांस देता है, कितना समझता है, ये पता चलता है बच्चों के क्वेश्चंस जो टीचर के लिए आते हैं। बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मैं बताती हूँ, आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एक है ADHD का प्रॉब्लम, एक मतलब सोशल इंटरेक्शन बच्चों का कम हो गया है। बहुत कम बच्चे होते हैं मतलब जो सोशली इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरह के जिसके प्रॉब्लम्स हैं कि कोई बच्चा शाय है। अभी मैंने 2 दिन पहले नया एडमिशन दिया, वो उस स्कूल में 1 महीना पढ़ के उन्होंने तुरंत 1 महीने बाद पेरेंट्स ने स्कूल चेंज किया। क्यों? क्योंकि बच्ची ने अपनी प्रॉब्लम टीचर को बताई कि भाई मेरे पास में जो लड़की बैठती है वो इस तरह से मुझे परेशान करती है। टीचर ने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय उसको डांट के बैठा दिया। जब बच्चे ने पेरेंट्स से कंप्लेन किया, पेरेंट्स ने स्कूल में जाके टीचर से बात की, तो उसके बाद टीचर बच्चे को डांटते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप पेरेंट्स को कंप्लेन कर रहे हो। पेरेंट्स ने दूसरे दिन LC ले लिया उस स्कूल से। तो ये एक इम्पैक्ट होता है टीचर का, कि टीचर बच्चों के प्रॉब्लम्स को कितना सुनते हैं, कितना ध्यान देते हैं और उससे निकाल के लाते हैं। इसके बाद है टीचर अपने आप को प्रोफेशनली कितना इम्प्रूव करने के लिए रेडी है। अब जैसे टीचर्स के हम ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं, ऐसे बहुत सारे कई बार होते हैं आजकल, मतलब जो पब्लिकेशन वाले होते हैं, दे ऑल्सो कीप टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। हम कई बार ऐसा होता है कि जैसे पर्टिकुलर ग्रामर के रिलेटेड या मैथ्स के रिलेटेड है, कभी कभी कुछ सेमिनार्स होते रहते हैं पब्लिकेशंस वगैरह के या किसी और स्कूल के, तो वहां आप टीचर को जब इन्वॉल्व करते हैं तो टीचर कंटिन्यूअसली कितना अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या उसमें इस तरह से नई चीजों को सीखने के लिए कितना रेडी रहता है, वहां आप उनको इवेल्युएट कर सकते हैं। जब आपको एक मौका देते हैं कि भाई एक ये इन्विटेशन है वेबिनार का या सेमिनार का, कितने टीचर रेडी है इसमें जाने के लिए। हमारे यहाँ पे जनरली ऐसा होता है कि ड्राइंग वगैरह के लिए और मैथ्स के लिए, साइंस के लिए और इंग्लिश के लिए, मोस्टली इन चारों के लिए सेमिनार्स होटल के अंदर होते हैं। टीचर्स को भेजना होता है, 3-1 घंटे का सेमिनार होता है। कितने टीचर विलिंगली रेडी होते हैं उस सेमिनार को ज्वाइन करने के लिए। वी गिव देम ड्यूटी लीव, हम उनको ड्यूटी लीव देते हैं कि आप चले जाइए, स्कूल मत आइएगा। तब वहां पे आप उनको इवेल्युएट कर सकते हैं कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए टीचर कितना जागरूक है। अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जनरल नॉलेज, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कितना इम्प्रूवमेंट टीचर को मिल रहा है। जैसे मैं बता रही हूँ आपको, मेरे वहाँ जो अटल लैब है उसके जो सर हैं, नीति आयोग की तरफ से हमेशा हर कुछ 1 महीने के अंदर टीचर्स के लिए ट्रेनिंग आती है और टीचर्स को नए नए कोर्स सिखाए जाते हैं, स्पेशली अटल लैब को कैसे चलाना उसके लिए, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ATL रोबोटिक लैब, बहुत सारी चीजें होती है, तो हमेशा एक एक टॉपिक चलता रहता है। तो हमारे जो सर हैं एवरी टाइम जितने भी सेमिनार्स आते हैं ऑनलाइन होते हैं, वो उन सारे सेमिनार्स को कंप्लीट करते हैं और हमेशा सर्टिफिकेट लेने के लिए रेडी रहते हैं। जब उनको सर्टिफिकेट मिलते हैं, उनके नाम सर्टिफिकेट आते हैं स्कूल के अंदर, तो दूसरे टीचर आपने कैसे ले लिया, क्योंकि जब उसका ईमेल आता है कि ये वेबिनार है या ये सेमिनार ज्वाइन करने का है, तब टीचर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन जब सर्टिफिकेट स्कूल को भेजा जाता है, जब वो उनको दिया जाता है, तब उनको बाकी टीचर्स को सिर्फ ये होता है कि हमको क्यों नहीं मिला। तो जो एफर्ट्स लगाने थे जब आया था, तब कितने एफर्ट्स टीचर लगाते हैं, अपने आप को कितना इम्प्रूव करते हैं। और उसके अलावा एक चीज आप चेक करते हैं, टीचर का अदर एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट जो है वो स्कूल में कितना हेल्पफुल है। लाइक सबके शौक होते हैं, किसी को म्यूजिक, किसी को डांस का है, किसी को ड्राइंग का है। अब टीचर ने अपने पर्सनल शौक को स्कूल में एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या एज अ हेल्पिंग फॉर स्टूडेंट की कितना स्कूल के एनुअल फंक्शन के टाइम कितना योगदान दिया, या कोई स्कूल में दूसरा फंक्शन कर रहे तब उन्होंने अपने आप कितना योगदान दिया अपने पर्सनल चीज को, या हम स्टेज सेटअप करना है बच्चों का प्रोग्राम के अंदर, तो ड्राइंग की उनको ड्राइंग अच्छा आता है, तो कितना उन्होंने एंथुसियाज्म दिखाया कि हाँ ये काम हम कर लेंगे, इनके ड्रेस डिजाइन हम कर लेंगे, इनका स्टेज डेकोरेशन या इनका जो भी उनको प्रॉप्स चाहिए उसकी तैयारी हम कर लेंगे। तो कितना टीचर इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। दीज आर द पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स टीचर्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। अभी इवेल्युएट करने के तरीके,
बहुत कम तरीके हैं, कुछ एक तरीके तो मैंने आपसे किए जो आप रेगुलर बातचीत के अंदर कर पाएंगे। अभी एक है क्लास ऑब्जर्वेशन। मुझे प्लीज आप में से कोई बताएंगे आप लोग कितने लोग पर्सनली फिजिकली क्लास में बैठकर क्लास को ऑब्जर्व करते हैं? आप कभी किसी टीचर का क्लास अंदर बैठकर ऑब्जर्व करते हैं? क्लास में बैठकर आपके यहाँ ये सिस्टम है? प्लीज अनम्यूट करके बोलिए विवेक जी। अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है, पर इसको वहाँ गोवा में हमने देखा था, तो वो सीखा है और हमने सोचा है कि अगली बार से हम लोग, मैं स्वयं इसमें एक पीरियड टीचर के साथ, हर टीचर के साथ वहाँ बैठूंगा। ये हमारा अगस्त से प्लानिंग है, ऐसे करके हम यहाँ करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन इज मस्ट किसी भी टीचर के क्लास में जाके। अभी यहाँ दो चीज होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप क्लास के बाहर से निकल रहे हैं, टीचर को नहीं पता है कि आप बाहर है, तब उनका इंस्ट्रक्शन का तरीका, और जब आप क्लास के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, टीचर को बोलते हैं आप कंटिन्यू रखिए हम यहाँ बैठे हैं, और उसके बाद उनका इंस्ट्रक्शन का तरीका, उन दोनों में कितना फर्क। प्रैक्टिकली जब आप क्लास में बैठेंगे और उनका इंस्ट्रक्शन देखेंगे, तब आप उनको समझ पाएंगे कि वो कितने अच्छे टीचर हैं। आपकी प्रेजेंस से हो सकता है उनमें थोड़ा सा फर्क पड़े, ये एक डिसएडवांटेज है कि आपकी प्रेजेंस से बच्चे थोड़ा सा अलग बिहेव करेंगे, टीचर का बिहेवियर थोड़ा सा शायद चेंज हो जाए, बट क्लास ऑब्जर्वेशन इज मस्ट, करना चाहिए। मैं जनरली करती हूँ, मैं सडनली कभी भी किसी क्लास में एंटर करती हूँ और वहां पे थोड़ी सी देर खड़ी हो जाती हूँ, जो टॉपिक चल रहा है उस पे टीचर को ना पूछ के बच्चों को क्वेश्चन पूछती हूँ, यदि वो टॉपिक चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है अप टू 7th स्टैंडर्ड में सारे सब्जेक्ट जानती हूँ, मैं नॉलेज रखती हूँ, तो जब मैं बोर्ड पे देख के कि ये लेसन है और उस लेसन से रिलेटेड टीचर जो पढ़ा रही थी मुझे समझ आया, देन आई आस्क जनरल क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स। तो बच्चा कितना जवाब दे पाता है, कितने बच्चे उसको आंसर कर पाते हैं, वो भी एक टीचर का इवेल्युएशन होता है। आप डायरेक्ट टीचर से ना पूछे तो भी आप एटलीस्ट बच्चों से भी इवेल्युएट करके पूछ सकते हैं। क्या यदि आपके वहां पे कैमरास लगे हैं, माइक लगे हैं, तो आप टीचर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के लिए एक चीज ये होती है कि फिजिकली आप ऑब्जर्व ना करके आपकी जगह जैसे कोऑर्डिनेटर या आपने कुछ बना रखे हैं, कोई ये दे रखे हैं, तो वो लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक ऑब्जर्वेशन से हम किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते। एक ही टीचर का अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्लास में ऑब्जर्वेशन जरूरी है। सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन से हम यदि कोई डिसीजन ले लेते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। वीडियोस लाइव यदि हम उस वक्त नहीं है तो आजकल रिकॉर्डिंग की भी सुविधा होती है। यदि आपको पर्टिकुलर टीचर को, जैसे मैं चेकिंग करने के लिए क्या करती हूँ, लॉगबुक होती है टीचर की, हमारे टेबल पे साइन होने के लिए आती है। यदि लॉगबुक मेरे पास है, मैं जा रही हूँ, तो उससे पहले एक लॉगबुक पे एक बार नजर मार के निकलूं कि कौन सी टीचर कौन से क्लास में क्या पढ़ा रहे होंगे, मुझे आइडिया आ जाता है कि कौन सा लेसन चल रहा है क्या। जब आप प्रैक्टिकली राउंड पे निकलते हैं, प्रामाणिक है लॉगबुक लिखने में भी और प्रामाणिक है अपनी क्लास में पढ़ाने में भी, उसका यदि तालमेल बैठता है तो आप टीचर को इवेल्युएट कर सकते हैं। अभी इसके अंदर ऑब्जर्वेशन में या तो वीडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो या प्रेजेंट होके, इसके लिए आप हमारे स्कूल में, जैसे हमारा स्कूल बहुत बड़ा है, अलग अलग 5 सेक्शन है, सुबह 7:30 से शाम के 4:30 तक चलता है, तो हमारे यहाँ एक स्पेशल पर्सन को अपॉइंट किया गया था पिछले 2-3 साल के लिए। ही यूज्ड टू गो, और एक इंस्ट्रक्शन था उनका सभी क्लासेस में कि आप हर एक क्लास में टीचर की चेयर के बाद दरवाजे के पास एक चेयर और रखना है, वहां पे वो कभी भी आएंगे, बैठेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और जाएंगे, टीचर हैज टू कंटिन्यू। हमारे यहाँ एक अपॉइंटमेंट स्पेशल सिर्फ टीचर क्लास ऑब्जर्वेशन के लिए हुई थी। सो मे बी सब जगह ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी पर्सन को इस तरह ऑब्जर्वेशन के लिए काम दिया जा सकता है। इधर यू कैन से कि ये पर्सन बाहर से आए और ये हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, वो पर्सन ऑब्जर्व कर सकता है इस तरह से बैठ के भी। दूसरा टीचर को ऑब्जर्व करने का तरीका होता है उनकी लॉगबुक, उनका रजिस्टर, उनका प्लानर, क्लासरूम के लिए जो प्लानिंग करते हैं। आई डोंट नो कि आप लोग क्या प्लानिंग लिखा जाता है कि नहीं, टीचर लॉगबुक लिखते हैं एवरीडे? नहीं, ये सिस्टम जरूर होना चाहिए।
लॉग बुक लिखने का डेली प्लानर जिसको बोलते हैं। डेली प्लानर के अंदर ये होता है कि थोड़ी मतलब एक कौन सा क्लास, कौन सा पीरियड, देन कौन सा क्लास है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसके कॉलम होते हैं और उसके बाद कॉलम ब्लैंक होता है और नेक्स्ट सामने कॉलम होता है TLM यूज और एक कॉलम होता है होमवर्क गिवन। हमारे यहाँ कंपल्सरी सारे टीचर को जी नीचे नौटंकी नहीं देखा इस लगी रंदु हम टीचर को लॉग बुक डेली भरवाते हैं और मैं रेगुलरली उसको चेक करती हूँ, तो हमको पता चलता है कि कौन से टीचर कौन से क्लास में कौन सा लेसन पढ़ा रहे हैं और क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हाँ जब मैम, इस प्लानर हाँ मैम, हाँ जी। मैंने इस बार शुरू किया है, डायरी लिखवाना अच्छा। शुरू किया है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा, जैसे उनने पहला चैप्टर में पढ़ाया तो उनसे हमें क्या लिखवाना है, क्या प्रश्न उत्तर लिखवाए, बोल लिखवाना है कि उसमें किस अध्याय का नाम? नहीं, उसके अंदर टीचर की प्लानिंग मतलब सिर्फ अध्याय का नाम नहीं, टीचर उसको कैसे पढ़ाएगा। सपोज जैसे आज मुझे सपोज वाटर साइकिल पढ़ाना है, तो टीचर लिखेंगे कि वाटर साइकिल की कंसेप्ट देंगे, क्योंकि एक दिन में खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है, शायद 2 दिन चले, टीचर उसको प्रैक्टिकली बताए या पिक्चर बना के, तो वहां टीचर लिखेंगे कि हम वाटर साइकिल समझाएंगे। अब वाटर साइकिल समझाने के लिए टीचर ने यदि वीडियो दिखाया है तो TLM के कॉलम में टीचर वीडियो मेंशन करेगी, टीचर ने पिक्चर दिखाया है तो पिक्चर, उसके टीचर ने होमवर्क में यदि बच्चों को बनाने के लिए दिया तो टीचर लिखेंगे कि वाटर साइकिल बनाने के लिए होमवर्क दिया है। यदि उसकी डिटेल लिखने के लिए दिए तो टीचर वो मतलब, तो टीचर इस तरह से की प्लानिंग लिखते हैं कि आई विल एक्सप्लेन वाटर साइकिल इन क्लास सो एंड सो, आई विल गिव शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ सो एंड सो चैप्टर इन दिस क्लास। इस तरह से पूरा सेंटेंस में, ताकि पता चले कि टीचर क्या करवाने वाले हैं। सिर्फ चैप्टर का नाम नहीं, टीचर उस चैप्टर में कौन सा पोर्शन करवाएंगे, किस तरह से करवाएंगे। टीचर यदि कोई एक्टिविटी करवाने वाले, जैसे अभी सेकंड स्टैंडर्ड में मैंने टीचर को बताया कि 1 से 10 सिखवाने के लिए, तो टीचर ने बच्चों से टूथपिक मंगवाई और 10-10 के टूथपिक को रबर बैंड लगवाए और ऐसे 32 तो 3 बंच बनवाए और फिर 2 टूथपिक ऐसे करके स्टिक करवाया उनकी क्राफ्ट बुक में और उनको कंसेप्ट दिया। तो टीचर विल राइट कि स्टूडेंट विल make the bundles of toothpick and will learn tens and ones and do activity in craft book। तो टीचर इस तरह से मेंशन करेंगे जो भी वो कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि टेंस एंड वंस हो गया ना, कैसे पढ़ाया वो इनको लिखना है। लॉग बुक इस तरह से लिखी जाती है, हमेशा फ्यूचर टेंस में होती है। और जो उनका फ्री पीरियड है उसको खाली रखेंगे। यदि उनको उस दिन प्रॉक्सी दी जाती है तो जो प्रॉक्सी पीरियड में गए वहां पे उन्होंने क्या पढ़ाया। यदि सपोज हिंदी की टीचर थी और इंग्लिश के प्रॉक्सी में गए और उन्होंने कुछ वर्ड्स 5 बार लिखने को दिए बच्चे को, तो शी विल राइट कि लेसन, उस लेसन के सो एंड सो वर्ड्स या फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों को लिखने को दिए, तो शी विल मेंशन कि उन्होंने क्या किया है। तो प्रैक्टिकली उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सारा कुछ वहां रहता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जो बच्चों टीचर्स की डायरी रजिस्टर्स हैं, उनके क्वेश्चन पेपर्स, टीचर जब क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उनको पूरा आप चेक करिए, तो टीचर का लेवल आपको पता चलेगा, टीचर कितना उस अच्छे से काम कर रहे हैं वो पता चलेगा। असाइनमेंट टीचर क्लास में किस तरह के देते हैं, कितना प्रैक्टिकल असाइनमेंट है बच्चों के लिए, कितना यूजफुल है, टीचर उनके लिए वर्कशीट किस तरह से तैयार करते हैं। ये हो सकता है आप सबके यहाँ अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से यूज करते हो आप, लेकिन इन सारी चीजों पर हम उनको कर सकते हैं। इसके बाद एक होता है सहकर्मी मूल्यांकन। टीचर के साथ जो दूसरे को टीचर्स हैं, सेम सब्जेक्ट के हो सकते हैं, सेम क्लास के टीचर्स हो सकते हैं, वो उस टीचर के बारे में किस तरह से इवेल्युएट करते हैं उस टीचर को। मतलब हम 100% उस पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया संस्कृत टीचर का एग्जाम्पल, तो क्योंकि एक टीचर ही दूसरे टीचर के बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि वो उनके साथ रहते हैं, तो हम दूसरे टीचर्स के रिव्यूज क्या है उस टीचर के बारे में ये ले सकते हैं। अब इस रिव्यू को लेने का जैसे मैंने एक तरीका निकाला था, अच्छा 2 साल पहले जब टीचर्स डे था तो उसके 8-10 दिन पहले मैंने ये किया, टीचर्स को एक एक्टिविटी दी, एक बॉल में सारे टीचर्स के नाम की चीट डाल दी और हर टीचर को बोला कि आपको 2-2 चीट उठानी है, एक एक चीट उठानी है और जिस टीचर का नाम निकलता है उस टीचर की कोई 2 अच्छी क्वालिटीज आपको लिखकर मुझे देनी है। तो वो जो क्वालिटीज उन टीचर ने लिख कर दी उनको लिखकर मैंने उस टीचर को गिफ्ट किया था टीचर्स डे पे। तो यहाँ आप टीचर को इवेल्युएट करते हैं कि
एक तो आपको जो टीचर है उसकी क्वालिटीज दूसरों के से पता चलेगी, हर टीचर में क्या क्या क्वालिटी है पता चलेगी। और यदि कुछ चीजें जो अवॉइड करते हैं लोग, आपको लगता है कि इस टीचर की क्वालिटी है लेकिन दूसरे नहीं लिख रहे हैं उसको, आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि वो आपके दिखाने के लिए क्वालिटी दिखाई जा रही है, एक्चुअली वो क्वालिटी उस टीचर में नहीं है। आपको क्या शो हो रहा है और हकीकत में क्या है, इन दोनों के डिफरेंस को भी आप इवेल्युएट कर सकते हैं। एक होता है सेल्फ इवेल्युएशन। टीचर्स का सेल्फ इवेल्युएशन आप एक रिटन टेस्ट करके ले सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पे एक रिटन टेस्ट हुआ टीचर्स का, उसके अंदर 100 मार्क्स का पेपर था टीचर्स के लिए। 25 मार्क्स तो उनके सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस थे, 25 मार्क्स उस सब्जेक्ट की कंसेप्ट को किस तरह से दिया जाए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। 25 मार्क्स चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, कि आपकी क्लास में बच्चा ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, आप कैसे हैंडल करेंगे, कि आपकी क्लास में यदि कुछ ऐसा है तो आप किस तरह से अपनी प्लानिंग बनाएंगे, अपनी प्लानिंग में चेंज करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड। उसके बाद 25 मार्क्स जीके रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। सपोज एसएस का टीचर है तो उसको क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी हमारे यहाँ पे कौन सा खनिज मिला है कि जिसके मिलने से हमारे इकोनॉमी पे या हमारे मतलब जो ग्रोथ है कंट्री की उस पे अचानक से फर्क पड़ेगा, ऐसा कौन सा बहुत बड़ा भंडार मिला है। तो इस तरह से सब्जेक्ट रिलेटेड जीके क्वेश्चंस वो टीचर से, ऐसे आप एक रिटन टेस्ट प्लान कर सकते हैं। और उस रिटन टेस्ट में आपको रिजल्ट सबको बताने की जरूरत नहीं है, आप उसको करिए, टीचर को पर्सनली अपनी बुक आंसर शीट बताइए, टीचर भी अपने आप को इवेल्युएट कर पाएगा कि वो कहाँ तक है, आपको उससे कितनी अपेक्षाएं है, और टीचर कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकता है। यहाँ पे ये रिटन टेस्ट लेते हैं तो हो सकता है कई बार टीचर उसको रेजिस्ट करे, तैयार ना हो, उनको लगता है कि अब हमको टीचर को टेस्ट देना होगा, ये एक थोड़ा सा हो सकता है। तो वहां पे हम टीचर को थोड़ा सा कन्विंस कर सकते हैं कि ये आपके भले के लिए है, आपके जो भी ड्रॉबैक्स है। तो इसका इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हम टीचर्स जहाँ पे कम है उनको कुछ एक्स्ट्रा हेल्प कर पाए। यदि उन सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड उनको बुक्स की जरूरत है, उनको किसी ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, या उनको कुछ जो भी हेल्प उनको जरूरत है वो हेल्प हम प्रोवाइड कर सके तो हम इस टीचर टेस्ट को न्याय दे पाएंगे। ठीक है। और एक जो लास्ट तरीका है, छात्रों का सर्वेक्षण और रेटिंग। स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट होता है वो टीचर की एबिलिटी को बताता है, पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा, ये हमको बताएगा कि टीचर कितना इफेक्टिव रहा है। ठीक है। ये मेरी तरफ से थे। अभी आप में से प्रैक्टिकली आप लोग इसको कितना अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या आपको कहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस होती है, प्लीज आप मुझे डिस्कस जरूर करिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ टीचर्स बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं, जैसे अभी हमने कहा लेसन प्लान बनाना है, तो लेसन प्लान बनाने के लिए बोले सर हम पे तो नहीं हो पाएगा। मतलब कई सालों से टीचर हैं, अभी पहले हमने लेसन प्लान नहीं बनवाए, अभी हमने लेसन प्लान बनाना शुरू किए। सर इतने सारे लेसन प्लान कैसे बनाए, 5 सब्जेक्ट लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह से टीचर्स बात करता है तो अपन क्या करें इसमें? देखिए, टीचर तो रेजिस्ट करेंगे। एक तो लेसन प्लान के फायदे क्या हैं, पहले हम टीचर से डिस्कस करें। लेसन प्लान नहीं होता है तो कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, ये हम थोड़ा सा टीचर से डिस्कस करें। और जैसे मैंने अभी अपने यहाँ किया है, मेरे सारे टीचर टीएलएम जो रेडीमेड है उसको यूज करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से बनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। मैंने वेकेशन के पहले सबको बोल के भेजा था कि आप आएंगे तो टीएलएम बना के आएंगे, तो हार्डली 2 टीचर बनाकर लेकर आए। उसके बाद मैंने कहा ठीक है अब आप बना लीजिए। उसके बाद भी 15 दिन हो गए, किसी का कोई रिएक्शन नहीं आया। उसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास लॉग बुक सबकी आती, मुझे पता है कौन से क्लास में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आ रहा है, मैंने उससे रिलेटेड लेसन प्लान ढूंढ के टीचर को उसके फोटोग्राफ्स और वो चीजें टीचर को भेजना शुरू किया।
मतलब पर्सनली मैं मैथ्स का यदि मैंने ढूंढा है, मैंने जैसे आपको बताया अभी कि वो टूथपिक वाला टीचर ने किया, सॉरी ईयरबड्स वाला, टेंस एंड वंस वाला, वो फोटो टीचर को मैंने ही भेजा था। तो मैंने अपनी तरफ से बनाकर भेजना शुरू किया हर एक टीचर को कि ये तो मैंने देखा उसके बाद कि जब मैं टीचर को पर्टिकुलर लेसन वाला यदि मैं बना के भेज बता रही हूँ कि आपको ये बनाना है, तो टीचर ने उसको तुरंत कर डाला और अभी ऑलमोस्ट सभी के पास टीएलएम बनने लगे। मैंने अपने सब्जेक्ट के लिए मैं बच्चों को मतलब लैब में ले जाके प्रोजेक्टर के ऊपर मैंने पिक्चर्स दिखाए, वीडियोस दिखाए, और फिर मैंने टीचर्स को कहा कि मैं ले गई हूँ, प्रोजेक्टर रूम फ्री है, आप लोग भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद 2 टीचर मेरे पास आए, मैडम हमारी पीडीएफ तैयार है, हम कब दिखाएं। तो थोड़ा सा एक्टिवली आपको पार्ट लेना पड़ेगा। आप उनको ज्यादा मत दीजिए, एक एक दो दो एक लेसन का लेसन प्लान दीजिए, उनको बोलिए कि इसका इफेक्टिवनेस देखते हैं, यदि इफेक्टिव रहा तो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप बहुत लंबा प्लानिंग ना देके शॉर्ट टर्म प्लानिंग देके शुरू करवाइए और उसके बाद क्या होगा, मारो खा लो एक दूसरे को। ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम या कुछ डिस्कस करना है तो आप लोग प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखेंगे तो मैं समझ पाऊंगी कि आप कैसे बातचीत या कुछ आगे करना है तो। जी, सभी अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें, अभिनंदन जी, सौरभ जी, संजीव सर, ताकि अपना 2 वे कम्युनिकेशन बना रहे। आई होप सारे क्राइटेरिया आपको क्लियर है टीचर्स के इवेल्युएशन के। इज इट फ्रूटफुल, हेल्पफुल टू यू और नॉट? Yes, ma'am, it is helpful. अमित जी, मैं इसका पीडीएफ आपको जरूर शेयर करूंगी। यदि आपके साइड से कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक टाइम भी हमारा खत्म हो रहा है। मैम एक क्वेश्चन है, जी, इससे रिलेटेड नहीं है, जो अभी एवेल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है। कोई जो बात उनको नहीं। बच्चों के सेक्शंस डिवाइड करने चाहिए, वो किस बेसिस पे डिवाइड करने चाहिए? जेंडर बेसिस पे, या फिर उनकी एबिलिटी के बेसिस पे, या फिर मिक्स रखना चाहिए? मिक्स रखना चाहिए। पर्टिकुलर बेस लेके यदि आप उसको डिवाइड करेंगे तो दोनों सेक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा और उसको मैनेज करना बाद में एक वो मतलब क्लास के ऊपर ठप्पा लग जाता है कि ये क्लास ऐसा और वो क्लास ऐसा। तो उस क्लास में सारे बच्चे ऐसे नहीं भी हो तो इसका इम्पैक्ट गलत जाता है, इसलिए हमेशा क्लास मिक्स रखना चाहिए। ओके। यदि किसी के पास अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो नीरज जी हम फिर समाप्ति की तरफ चल सकते हैं। नीरज जी आप म्यूट है। अभी सेशन के दौरान यदि कोई ऐसा कंटेंट या कोई टॉपिक ऐसा रह गया हो तो आपकी समझ में ना आया हो, प्लीज आप अपने डिवाइस को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जो भी टॉपिक यदि समझ में ना आया हो प्लीज जरूर आप पूछें, क्योंकि अभी पूरे सेशन में ज्यादातर 1 वे कम्युनिकेशन ही रहा है। तो यदि कोई बात ऐसी है जो आपकी समझ में ना आई हो, पूछ सकते हैं। बाकी हमारा समय हो चला है और हम सीधे आज के सत्र को विराम की तरफ ले चलेंगे। जी मैम, हमें लगता है कि किसी की कोई क्वारी नहीं है और जी काफी सारे शिक्षक अपने पर्सनल इशू की वजह से लेफ्ट ही हो चुके हैं। तो हम सीधा महावीर वंदना के वाचन के साथ आज के सत्र को यही विराम देंगे।
सभी प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करें। बोलिए महावीर माया माने मति सर मदने मर्दने वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, हे वंदनीय जिने से तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी। इसी महावंदना के वाचन के साथ आज के इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। हम पुनः अगले महीने एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय।